लखनऊ की एक अजीब कहानी। एक 50 साल की अमीर बिजनेसवुमन ने 18 साल के एक पहाड़ी लड़के से शादी की और सच्चाई जानकर हर कोई हैरान रह गया। लखनऊ हाल के सालों में न केवल गर्मियों में अपने आम के बागों के लिए मशहूर है, बल्कि ये ऐसी कहानियों की धरती भी है जिसने कई बार लोगों के बीच हलचल मचा दी है। शहर की हलचल के बीच मीरा नाम की एक लगभग 50 साल की महिला थी, जिसे लखनऊ की हीरों की रानी के रूप में जाना जाता था, जिसने 20 से अधिक सालों तक अपना कारोबार खड़ा किया था। मीरा एक छोटे से गांव की गरीब लड़की से उठकर लग्जरी ज्वेलरी स्टोर्स की एक श्रृंखला की मालकिन बन गई थी, जिसके बड़े बिजनेसमैनों के साथ गहरे संबंध थे। जो भी उसे देखता उसकी दौलत और ताकत की प्रशंसा करता, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि इस चमक दमक के पीछे मीरा अपने अंदर एक ऐसा अकेलापन लिए हुए थी जिसे भरना मुश्किल था। मीरा एक आंसुओं से भरी शादी से गुजरी थी। उसका पूर्व पति उसे एक युवा और खूबसूरत औरत के लिए छोड़कर चला गया था, जिससे उसे दर्द और एक बेटा मिला जो विदेश में पढ़ता था। वो शायद ही कभी घर आता था। इतने सालों से वो केवल अपने काम में डूबी रही। वो अपनी सूनी भावनाओं को भूलने के लिए अरबों के हीरे खरीदने बेचने के सौदों में खुद को व्यस्त रखती थी, जबकि उसकी उम्र की सहेलियां अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ खुश थीं। वो अकेली अपने विशाल हवेली में रहती थी। रातें इतनी ठंडी होती थीं कि कई बार वो खुद से पूछती थी कि इतने पैसे का क्या फायदा जब दिल को सहारा देने के लिए कोई कंधा ही न हो। ठीक उसी समय किस्मत उसे सूरज से मिलाया। एक 18 साल का लड़का जो उत्तराखंड के एक दूर दराज के पहाड़ी गांव से आया था, पसीने से लथपथ। उसके कठोर हाथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे थे, जिसका निवेश मीरा ने किया था। उसका ध्यान उस लड़के पर उसकी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उसकी आंखों की मासूमियत, ईमानदारी और उस मेहनत के कारण गया जो इतनी कम उम्र के लड़के में दुर्लभ थी। उसकी स्थिति के बारे में जानने पर मीरा को पता चला कि सूरज ने जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वो मजदूरी कर सके। सूरज के पिता कई सालों तक कोयले की खदान में काम करने के बाद गंभीर रूप से बीमार थे और उसकी मां खेतों में कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। सूरज सबसे बड़ा बेटा था, जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। दिन में वो मजदूरी करता और रात में सामान ढोने का अतिरिक्त काम करता ताकि अपने पिता के लिए दवा खरीद सके। उस कहानी ने मीरा के पत्थर दिल को अचानक पिघला दिया और उसे उस लड़के में अपनी जवानी की झलक दिखाई दी। वो भी कभी गरीब थी, उसे भी नीची नजर से देखा गया था और उसने भी अपनी जिंदगी बदलने की ख्वाहिश की थी। मीरा ने सूरज की मदद करने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। शुरुआत में कुछ भोजन, कुछ कपड़े, फिर उसके पिता के अस्पताल के बिलों के लिए पैसे। सूरज झिझकता था, कई बार मना करता था, लेकिन अंत में स्वीकार कर लेता था, क्योंकि वो समझता था कि ये दया नहीं बल्कि अच्छाई थी। सूरज के दिल में वो अमीर महिला अचानक एक उद्धारकर्ता बन गई, एक ऐसा सहारा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। समय बीतता गया, मीरा और सूरज के बीच का बंधन और भी स्पष्ट होता गया। बाहर के लोग केवल एक हीरा कारोबारी और एक गरीब आदिवासी लड़के को देखते थे, लेकिन केवल वे दोनों ही अपने दिलों में अजीब सी समानता महसूस कर सकते थे। मीरा ने सूरज में वो ईमानदारी पाई जो उसे सालों से नहीं मिली थी, जबकि सूरज इस चकाचौंध भरी दुनिया में जो किसी को भी अभिभूत कर सकती थी, ने मीरा में एक ऐसा प्यार और सम्मान पाया जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। फिर एक दिन एक खबर ने पूरे लखनऊ को हिला दिया। 50 साल की हीरा कारोबारी दिवाली के ठीक बाद 18 साल के पहाड़ी लड़के से शादी करने वाली थी। लोग कानाभूसी करने लगे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ उत्सुक थे। बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, ऐसा लगा जैसे सभी फासले इस अजीब शादी में सिमट गए हों। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है जब तक कि शादी के कार्ड नहीं बांटे गए, और यहीं से लखनऊ को हिला देने वाली कहानी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई, जिसके बाद ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
50 साल की हीरा कारोबारी मीरा की 18 साल के पहाड़ी लड़के सूरज से शादी की तैयारी की खबर तेजी से पूरे लखनऊ शहर में फैल गई। कुछ ही दिनों में केंद्र के आलीशान कैफे से लेकर सड़क किनारे की चाय की दुकानों तक हर जगह लोग चर्चा कर रहे थे। तारीफ करने वाले कम और आलोचना करने वाले ज्यादा थे। वे इसे साल की सबसे अजीब शादी कह रहे थे। जनता की नजर में मीरा धन और शक्ति का प्रतीक थी। वो प्रसिद्ध हीरा स्टोर की एक श्रृंखला की मालिक थी, जो अक्सर उच्च वर्ग के साथ भव्य पार्टियों में दिखाई देती थी। उस लगभग 50 साल की महिला को एक सफल व्यवसायी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए था जो उम्र और हैसियत दोनों में उसके बराबर हो। लेकिन मीरा ने सूरज को चुना, एक गरीब पहाड़ी लड़का जो 20 साल का भी नहीं था, जिसने अभी अभी अपना गांव छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी शुरू की थी। पहाड़ों के गांव में सूरज का नाम एक सज्जन, मेहनती लड़के की छवि से जुड़ा था, जिसे हर कोई पसंद करता था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सूरज हीरा कारोबारी मीरा से शादी कर रहा है, तो गांव के लोग हैरान और चिंतित दोनों थे। कई लोगों ने कहा कि सूरज अभी बच्चा है, क्या वो जीवन की जटिलताओं को समझता है कि वो अपने से 30 साल बड़ी औरत से शादी कर रहा है? कल को लोग हमारे पूरे पहाड़ी समुदाय का मजाक उड़ाएंगे। सूरज के माता पिता, जो बीमारी के समय मीरा की मदद के लिए आभारी थे, भी कृतज्ञता और समाज के कठोर तानों के डर के बीच फंस गए। मीरा के परिवार की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। उसका बेटा, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, ये सुनकर कि उसकी मां एक 18 साल के लड़के से दोबारा शादी करने वाली है, तुरंत घर लौट आया। एक छोटी फोन कॉल में वो अपनी मां पर चिल्लाया, मां, क्या आपने मेरे बारे में सोचा? क्या आपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचा? एक प्रसिद्ध हीरा कारोबारी एक छोटे से पहाड़ी लड़के से शादी कर रही है। क्या आप जानती हैं कि दुनिया मेरे मुंह पर कैसे हंसेगी? मीरा चुप रही। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो जानती थी कि उसका बेटा गलत नहीं कह रहा है, लेकिन वो ये भी समझती थी कि उसने इतने सालों तक दूसरों के लिए जिया है, अपनी खुशी का बलिदान दिया है। इस बार वो अपने दिल के लिए एक बार जीना चाहती थी। इस बीच सूरज को कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके दोस्त लगातार चिढ़ाते थे। कुछ ने उसे बुरी तरह से सोने की खान कहा, जबकि कुछ ने ठहाका लगाया। सूरज की तो रातों रात किस्मत बदल गई, मजदूर से भविष्य का मालिक बन गया। सूरज सब सुनता था, लेकिन चुप रहता था। वो पैसे के लिए मीरा के पास नहीं आया था। उसके दिल में श्रीमती मीरा एक अमीर महिला नहीं, बल्कि एक दयालु महिला थी, जिसने मुश्किल समय में उसके परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। उस शाम गांव के साधारण लकड़ी के घर में सूरज अपने माता पिता के पास बैठा था। उसके दुबले पतले पिता हांफते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़कर बोले, बेटा, भावनाएं जीवन भर की बात होती है। अगर तुम सच में श्रीमती मीरा से प्यार करते हो तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि खुशी सिर्फ पेट भरने से नहीं होती, बल्कि सम्मान और एक अच्छा इंसान बनकर जीने से भी होती है। लोग हंस सकते हैं, लेकिन केवल तुम ही जानते हो कि तुम सही हो या गलत। ये शब्द सुनकर सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल ने चुन लिया था। मीरा और वो, दो अलग अलग दुनिया के दो लोग ने एक दूसरे में एक अजीब सी समानता पाई थी। और भले ही पूरा समाज विरोध करे, जब तक वे एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े रहेंगे, उसे विश्वास था कि वे आगे बढ़ सकते हैं। उस रात अपनी शानदार हवेली में मीरा भी बेचैन थी। उसने निंदा, अपने बेटे के शब्दों और दुनिया की तिरस्कारपूर्ण नजरों के बारे में सोचा। लेकिन फिर सूरज की मासूम और दयालु आंखों वाली छवि उसके मन में आई। उन्हीं आंखों ने उसे फिर से जवान महसूस कराया। ये महसूस कराया कि जीवन अभी भी सार्थक है। और उस पल में मीरा ने खुद से फुसफुसाया, ये शादी निश्चित रूप से होगी। बाहर जनता अभी भी शोर कर रही थी, लेकिन उन दो लोगों के दिलों में निर्णय अंकित हो चुका था। लखनऊ को हिला देने वाली एक अजीब शादी होने वाली थी, जो उन घटनाओं की शुरुआत थी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
खबर फैलने के कुछ ही दिनों बाद मीरा और सूरज की शादी की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी गई। लाल रंग का शादी का कार्ड जिस पर एक चमकदार हीरे की उभरी हुई तस्वीर थी और साथ में औपचारिक शब्द सादर आमंत्रण लिखे थे, कई लोगों के हाथों में दिखाई दिया और जो भी इसे पकड़ता वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। लखनऊ की एक प्रसिद्ध हीरा कारोबारी जिसकी उम्र 48 से अधिक हो चुकी थी, एक 18 साल के पहाड़ी लड़के के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली थी। ये खबर सूखी घास में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर अनगिनत व्यंग्यात्मक टिप्पणियां साझा की गईं। प्यार सच में उम्र नहीं देखता, बस पैसा होना चाहिए। या किसी ने और भी बुरी तरह से कहा, पहाड़ी लड़के की किस्मत एक रात में बदल गई, मजदूर से अमीर का पति बन गया। कई टैब्लॉइड अखबारों ने भी सनसनीखेज सुर्खियों के साथ खबरें छापीं, दो लोगों की प्रेम कहानी को सस्ते में ध्यान खींचने का विषय बना दिया। इस बीच सूरज के गांव में जहां वो पैदा हुआ था, पूरे गांव में लगातार चर्चा हो रही थी। बुजुर्गों ने सिर हिलाया, ये कहते हुए कि सूरज अभी बहुत छोटा है, उसे शादी का मतलब नहीं पता। क्या उसमें एक ऐसी महिला के साथ चलने की हिम्मत होगी जो उससे उम्र में कई गुना बड़ी और अनुभवी है? बच्चे उत्साहित थे, फुसफुसाते हुए एक दूसरे को बता रहे थे कि सूरज भाई एक हीरा मालकिन से शादी कर रहे हैं, जैसे कि ये वास्तविक जीवन में एक परी कथा हो। मीरा की हवेली में माहौल तनावपूर्ण था। उसका बेटा रोहन ऑस्ट्रेलिया से तेजी से लौटने के बाद गुस्से में अपनी मां का सामना किया। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आवाज कांप रही थी। मां, क्या आप जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि बाहर दुनिया हमारे पूरे परिवार का मजाक कैसे उड़ा रही है? एक हीरा व्यवसायी जिसने सालों की प्रतिष्ठा बनाई, अब एक शादी के कारण मजाक बन गई। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मीरा कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन उनमें उदासी छिपी थी। उसने अपने बेटे को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो समझती थी कि रोहन प्यार और चिंता से बोल रहा है। लेकिन मीरा भी पीछे नहीं हट सकती थी। बेटा, मुझे पता है कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैंने लगभग पूरी जिंदगी सम्मान के लिए, दुनिया की नजरों के लिए जी है। क्या वे मेरे लिए एक वक्त का खाना या एक रात की नींद की चिंता करते हैं? मैं बहुत लंबे समय से अकेली हूं। सूरज भले ही छोटा है, लेकिन वो मुझे वो शांति देता है जो मुझे सालों से नहीं मिली। मैं उसे खो नहीं सकती। मां की बात सुनकर रोहन गुस्से में दरवाजा पटककर चला गया। पीछे एक सिसकी छोड़ गया। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी मां एक ऐसे लड़के से शादी कर रही है जो उसके छोटे भाई की उम्र का है। सूरज के लिए अफवाहों के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट पर उसका जीवन भी बदल गया था। अब कोई भी सूरज को एक गरीब मजदूर के रूप में नहीं देखता था। इसके बजाय जिज्ञासु निगाहें, ताने बाने वाली बातें थीं। कई लोगों ने दुर्भावना से फुसफुसाया, वो निश्चित रूप से पैसे के लिए है, वो सच में प्यार कैसे कर सकता है? कुछ ने जानबूझकर सूरज को मजबूर दूल्हा कहा, जिससे वो कई बार शर्म से लाल हो गया। रात में अपने जर्जर किराए के कमरे में लौटकर सूरज सो नहीं पाता था। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा, मीरा के बारे में सोचा, और हीनता की भावना ने उसके दिल को खा लिया। क्या वो इसके लायक है? क्या उसमें उस महिला की रक्षा करने की हिम्मत है? लेकिन फिर उसे गांव में ठंडी रात में अपने पिता के शब्द याद आए, तुम्हें बस ईमानदार रहना है। लोग हंस सकते हैं, लेकिन केवल तुम ही जानते हो कि तुम सही हो या गलत। सूरज ने अपने कठोर हाथों को कसकर भींच लिया। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। जबकि जनता का शोर बढ़ता जा रहा था, मीरा चुपचाप सब कुछ तैयार कर रही थी। उसने लखनऊ के केंद्र में एक बड़ा होटल बुक किया, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि ये पुष्टि करने के लिए कि उसे कोई शर्म नहीं है। सफेद शादी का जोड़ा दिल्ली में विशेष रूप से सिलवाया गया था। चमकदार हीरे की शादी की अंगूठियां उसने सावधानी से चुनी थीं। मीरा के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए एक साहसी घोषणा थी। उसने खुशी को चुना, अपने दिल की सुनने को चुना। तूफानों के बावजूद मीरा और सूरज दोनों के दिलों में, भले ही वे जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, प्यार में उनके विश्वास ने उन्हें और मजबूत बना दिया। वे अब पीछे नहीं हट सकते थे।
शादी, वो घटना जिसका पूरा लखनऊ इंतजार कर रहा था, चर्चा कर रहा था, होने वाली थी। जो उन घटनाओं की शुरुआत का वादा कर रही थी, जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। सुबह से ही पूरा लखनऊ शहर मीरा की शादी की खबरों से गुलजार था। 50 साल के हीरा कारोबारी और 18 साल के पहाड़ी लड़के सूरज की शादी ने यहां के माहौल को एक अजीब त्योहार जैसा बना दिया था। शहर के बीचों बीच स्थित 5 स्टार होटल, जहां शादी समारोह का आयोजन किया गया था, लोगों से खचाखच भरा था। न केवल आधिकारिक मेहमान, बल्कि सैकड़ों जिज्ञासु लोग भी इस अनोखी शादी को अपनी आंखों से देखने के लिए उमड़ पड़े थे। भव्य शादी का हॉल पूरी तरह से सफेद गुलाबों और जगमगाते क्रिस्टल झूमरों से सजाया गया था। दावत की मेजों पर रेड वाइन के ग्लास, हीरे की ट्रे मालिक के स्तर का प्रमाण दे रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, केवल श्रीमती मीरा ही इतना बड़ा आयोजन कर सकती हैं। लेकिन तुरंत ही दूसरी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। शादी कितनी भी भव्य क्यों न हो, ये उम्र के अंतर को नहीं छिपा सकती। जब घड़ी ने सुबह के 10 बजाए, मुख्य दरवाजा खोला और मीरा एक सफेद शादी के गाउन में दिखाई दी। गाउन की लंबी पूंछ लाल कालीन पर फिसल रही थी। उसका चेहरा खूबसूरती से सजाया गया था और उसकी आंखों में गर्व और खुशी दोनों झलक रहे थे। उसके हाथ में सफेद ऑर्किड का गुलदस्ता था, जो पवित्रता और स्थायित्व का प्रतीक है। मीरा के बगल में सूरज चल रहा था। एक फिटिंग वाले काले सूट में सूरज के चेहरे पर अभी भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और ईमानदारी से भरी थीं। जैसे ही वे दोनों प्रकट हुए, पूरा हॉल चर्चाओं से गूंज उठा। कुछ दबी हुई हंसी थी, कुछ तिरस्कारपूर्ण निगाहें थीं। लेकिन कुछ लोग अचानक चुप हो गए, क्योंकि वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि चकाचौंध रोशनी के बीच वे अभी भी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, जैसे कि कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। नीचे की पंक्ति में बैठे मीरा के बेटे रोहन का चेहरा ठंडा था, उसके हाथ कसकर बंधे थे। वो शादी में आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मां की गलती को अपनी आंखों से देखने के लिए आया था। लेकिन जब उसने अपनी मां की आंखों में खुशी की चमक देखी, तो रोहन के दिल में एक पल के लिए हलचल हुई। ये वो चमक थी जो उसने कई सालों से इस महिला के चेहरे पर नहीं देखी थी। शादी समारोह गरिमापूर्ण ढंग से हुआ। जब उद्घोषक ने दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को आमंत्रित किया, तो पूरा हॉल फिर से कानाफूसी करने लगा। मीरा ने धीरे से सूरज के हाथ में एक बड़े हीरे की अंगूठी पहनाई। उस पल में उस पहाड़ी लड़के के कठोर हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें मीरा से नहीं हटी। जब सूरज ने मीरा के हाथ में एक साधारण लेकिन सुंदर चांदी की अंगूठी पहनाई, तो कई लोग आश्चर्य से चुप हो गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उस हॉल में सबसे चमकदार चीज हीरा नहीं, बल्कि उम्र के फासले वाले 2 लोगों की प्यार भरी निगाहें थीं। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। कुछ मेहमान अपने आंसू नहीं रोक पाए। वे भव्यता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भावुक थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सच्चे प्यार को देखा जो सभी पूर्वाग्रहों का सामना करने की हिम्मत रखता था। हालांकि बाहर जनता आसानी से शांत नहीं हुई। दावत की मेजों पर कई लोग फुसफुसा रहे थे, ये कब तक चलेगा? वो लड़का सिर्फ संपत्ति का इंतजार कर रहा है। कुछ पत्रकारों ने चुपके से तस्वीरें और वीडियो बनाए। समारोह के बाद सनसनीखेज लेखों की तैयारी कर रहे थे। फिर भी मंच पर कदम रखते हुए मीरा और सूरज ने अब परवाह नहीं की। उनके लिए आज एक नई शुरुआत का दिन था। सभी तूफानों के बावजूद एक साथ रहने की कसम। मीरा ने सूरज की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं अभी भी खुशी के लायक हूं। सूरज ने मीरा का हाथ कसकर पकड़कर जवाब दिया, छोटा लेकिन दृढ़। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर कभी अकेला नहीं होने दूंगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
लखनऊ को हिला देने वाली वो शादी आधिकारिक तौर पर हो गई, जो उन दो लोगों के बीच एक मीठे चुंबन के साथ समाप्त हुई, जिनके बारे में सोचा गया था कि वे कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन कम ही लोग जानते थे कि ये उन भयंकर घटनाओं की शुरुआत भी थी जो उनका इंतजार कर रही थीं। शादी बीत चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज अभी तक शांत नहीं हुई थी। अखबार, सोशल मीडिया और यहां तक कि सड़क किनारे की कहानियों में भी हर दिन मीरा, हीरा, कारोबारी और 18 साल के पहाड़ी लड़के सूरज का जिक्र होता था। लोग हर विवरण पर चर्चा करते थे। हीरे जड़े शादी के गाउन से लेकर चमकदार शादी की अंगूठी और दूल्हे के कठोर हाथों तक सब कुछ जांच का विषय बन गया था। किसी ने कठोरता से तुलना की, एक तरफ आसमान, दूसरी तरफ खाई। शादी कर भी ली तो जल्द ही टूट जाएगी। जबकि जनता उबल रही थी, मीरा और सूरज का वैवाहिक जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा था। एक साधारण लकड़ी के घर में रहने के आदी लड़के को अब हजारों वर्ग मीटर की हवेली में रहना पड़ रहा था, जहां हर कोने में कीमती पत्थरों की चमक थी। सुबह मजदूरी करने के बजाय उसे नौकरों द्वारा तैयार किया गया शानदार नाश्ता मिलता। सफेद चादरों से ढका बड़ा बिस्तर और सुविधाओं से भरा कमरा सूरज को ऐसा महसूस कराता जैसे वो सपना देख रहा हो। लेकिन शुरुआती खुशी जल्द ही दबाव में बदल गई। जब भी वो मीरा के साथ घर से बाहर निकलता, सूरज को सुपरमार्केट, रेस्तोरां और यहां तक कि सड़क पर भी जिज्ञासु निगाहें महसूस होती। लोग मुड़कर इशारा करते, कुछ ने सीधे मुंह पर ताना मारा। इसकी तो 3 पीढ़ियों की किस्मत खुल गई। 18 साल की उम्र में हीरा मालकिन से शादी कर ली। सूरज सिर झुकाकर होंठ भींच लेता, लेकिन उसका दिल उबल रहा था। वो समझता था कि ये शब्द किसी और पर नहीं, बल्कि उसी पर लक्षित थे। घर में भी स्थिति आसान नहीं थी। मीरा का बेटा रोहन लौटने के बाद से ही ठंडा रवैया अपनाए हुए था। वो सूरज को अपनी मां का अपहरण करता मानता था। हर भोजन पर रोहन बस कुछ निवाले खाता और उठ जाता। उसकी ठंडी निगाहें सूरज पर टिकी होती। एक बार खुद को नियंत्रित न कर पाने पर रोहन ने अपनी चॉपस्टिक सीधे मेज पर फेंक दी और चिल्लाया, तुम सोचते हो कि तुम कौन हो जो इस मेज पर बैठे हो? ये जगह किसी पहाड़ी मजदूर के लिए नहीं है। भोजन कक्ष में माहौल भारी हो गया। सूरज स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कस गए, आंखें लाल हो गईं। ये देखकर मीरा ने कहा, रोहन, तुम हद पार कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो, सूरज मेरा पति है, इस परिवार का हिस्सा है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वो उपहास से हंसा, मुझे तो बस ये दिख रहा है कि मां खुद को नीचा दिखा रही हैं। आप जो चाहें करें, लेकिन मुझसे ये उम्मीद न करें कि मैं एक ऐसे लड़के को सौतेला बाप कहूं जो मेरे छोटे भाई की उम्र का है। सूरज चुपचाप बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन वो जानता था कि वो बहस नहीं कर सकता। वो समझता था कि इस विरोध को एक दिन में खत्म करना आसान नहीं है। उस भोजन के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। खिड़की के पास खड़े होकर विशाल फूलों के बगीचे को देखता रहा। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। उसे अपना गांव याद आया, अपने दोस्तों की रात की बांसुरी की आवाज याद आई और धुएं से भरे लकड़ी के घर की याद आई। इस आलीशान जगह पर उसकी पत्नी थी, सुविधाएं थीं, लेकिन वो खुद को इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था? मीरा अंदर आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे विश्वास है कि समय सबको तुम्हारे दिल की अच्छाई समझा देगा। सूरज ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। उसने खुद से कहा, मुझे सबको साबित करना होगा कि मैं श्रीमती मीरा के पास पैसे के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ये विचार उसे हर दिन प्रेरित करता था। हालांकि बाहर समाज में चीजें रुकी नहीं थीं। हीरा कारोबार में कुछ प्रतिस्पर्धियों ने इस घोटाले का फायदा उठाकर मीरा की प्रतिष्ठा को कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि वो अब समझदार नहीं रहीं, भावनाओं से प्रभावित हो रही है और जल्द ही कंपनी किसी और के हाथ में चली जाएगी। कंपनी के भीतर कुछ कर्मचारी मालकिन के पीछे कानाफूसी करने लगे और कुछ ने तो चुपके से विश्वासघात की योजना भी बनाई। मीरा समझ गई थी कि तूफान आ रहा है।
वो जानती थी कि अपनी पसंद की कीमत छोटी नहीं है, लेकिन जब उसने सूरज को देखा, उस लड़के को जिसकी आंखों में मासूमियत थी, जो उसके साथ सामना करने के लिए तैयार था, तो उसे लगा कि उसका फैसला अभी भी सही था। ये अजीब शादी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन चुनौतियां चारों तरफ से घिर चुकी थीं। जनता का तिरस्कार, परिवार में विरोध और व्यापार की दुनिया से साजिशें। इस तूफान के बीच क्या मीरा और सूरज एक दूसरे पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए काफी मजबूत होंगे? शादी के बाद मीरा और सूरज के बीच की प्रेम कहानी हर अखबार में एक गर्म विषय बन गई। सड़क किनारे की चाय की दुकानों से लेकर आलीशान रेस्तोरां तक लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। हर दिन दर्जनों लेख सनसनीखेज सुर्खियों के साथ छपते थे, जैसे अजीब प्रेम कहानी, हीरा कारोबारी और 18 साल का पहाड़ी लड़का, अरबों की शादी या किस्मत का मजाक। ये शब्द मीरा और सूरज के दिलों में गहरे चुभते थे, उनकी शादी को कठोर जांच का केंद्र बना देते थे। कंपनी में भी माहौल बदलने लगा था। जो कर्मचारी हमेशा अपनी मालकिन का सम्मान करते थे और उनसे डरते थे, अब वे उनके पीछे चुपके से फुसफुसाते थे। किसी ने मजाक में कहा, हमारी मालकिन शायद पागल हो गई हैं, एक छोटे लड़के से शादी कर ली, जल्द ही ये कंपनी उसके लिए खेल का मैदान बन जाएगी, बस देखो। ये आधे मजाक आधे सच शब्द कुछ बुरे इरादों वाले लोगों के कानों में पड़े, खासकर प्रकाश के, जो मीरा का लंबे समय से सहायक था। कई सालों से प्रकाश चुपचाप सत्ता पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। जब उसने देखा कि जनता की आलोचना से मीरा की प्रतिष्ठा हिल रही है, तो उसने तुरंत स्थिति का फायदा उठाने का विचार किया। बाहर से प्रकाश अभी भी समर्पित होने का नाटक करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो चुपचाप अफवाहें इकट्ठा कर रहा था, और यहां तक कि सूरज के बारे में मनगढ़ंत कहानियां भी फैला रहा था। सूरज के लिए शादी के बाद का जीवन उतना सहज नहीं था जितना उसने सोचा था। जब भी वो मीरा के साथ बाहर जाता, उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। क्या किस्मत है, मजदूरी करता था और अब हीरा मालकिन का पति है। ये कितने साल चलेगा, या वो सिर्फ संपत्ति बांटने का इंतजार कर रहा है और फिर गायब हो जाएगा? सूरज शर्म से लाल होकर सिर झुकाकर चलता था। वो इस तरह की जांच का आदी नहीं था। गांव में लोग सादगी से रहते थे, कोई भी एक दूसरे पर इस तरह उंगली नहीं उठाता था। अब हर नजर, हर फुसफुसाहट उसके दिल में चाकू की तरह चुभती थी। शाम को हवेली लौटकर मीरा ने अपने पति को बालकनी में चुपचाप बैठे देखा। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। वो उसके बगल में बैठ गई और धीरे से पूछा, तुम फिर से दुखी हो? सूरज ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक बोझ हूं। लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन अंत में सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होता है। मुझे डर है कि एक दिन मैं इसे और सहन नहीं कर पाऊंगा। मीरा ने सूरज का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भर आ गई। ऐसा मत सोचो, मैंने कई तूफानों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की जितनी अब कर रही हूं। लोग जो चाहे कहें, लेकिन केवल हम ही अपनी भावनाओं को जानते हैं। उन शब्दों ने सूरज को रुला दिया, लेकिन उसके दिल की गहराई में अभी भी एक चिंता थी। मुझे कुछ साबित करना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि मैं श्रीमती मीरा के पास पैसे के लिए नहीं आया हूं। जबकि मीरा और सूरज अपनी खुशी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, कंपनी में जहरीली अफवाहें फैलती जा रही थीं। कुछ बड़े ग्राहक सहयोग करने में झिझकने लगे। उन्हें डर था कि एक युवा पति से शादी करने वाली मालकिन की छवि पुराने हीरे के ब्रांड को प्रभावित करेगी। पराकाष्ठा तब हुई जब एक ऑनलाइन अखबार ने एक दुर्भावनापूर्ण लेख प्रकाशित किया, जिसमें शादी की तस्वीर के साथ एक व्यंग्यात्मक कैप्शन था, हीरा और पत्थर, क्या वे लंबे समय तक टिक सकते हैं? मीरा ने अपने कार्यालय में वो लेख पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि उसके सम्मान और करियर पर एक हमला था। बाहर सूरज मेहनत से किताबें पढ़ रहा था, लिखना सीख रहा था, नई जिंदगी के अनुकूल होने के लिए और ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उस छवि ने मीरा को और भी दृढ़ बना दिया। उसने खुद से कहा, दुनिया कुछ भी कह सकती है, लेकिन मुझे डटे रहना होगा। मैंने ये रास्ता चुना है।
तो मुझे अंत तक चलना होगा। लेकिन मीरा को ये नहीं पता था कि कंपनी के भीतर ही कोई उसे और सूरज को अंत तक धकेलने की साजिश रच रहा था। कई रातों की बेचैनी के बाद मीरा ने फैसला किया कि वो अपने पति को दुनिया की तिरस्कारपूर्ण नजरों का सामना नहीं करने देगी। वो समझती थी कि जब सूरज खुद को साबित कर देगा, तभी जनता की राय धीरे धीरे बदलेगी। एक सुबह विशाल भोजन कक्ष में जब सूरज अभी भी अपने सूट में असहज महसूस कर रहा था, मीरा ने धीरे से कहा, सूरज, मैं चाहती हूं कि तुम कंपनी में काम करने की कोशिश करो। कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ हल्के फुल्के काम। तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। ये लोगों को ये दिखाने का भी एक तरीका है कि तुम सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं हो। ये सुनकर सूरज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस ग्लैमरस दुनिया में कदम रखने के विचार ने उसे चिंतित और उत्साहित दोनों कर दिया। लेकिन जब उसने मीरा की दृढ़ आंखों में देखा तो उसने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। जिस दिन सूरज पहली बार कंपनी में आया, पूरा कार्यालय चर्चाओं से गूंज उठा। लंबे समय से मालकिन का युवा पति का नाम सभी गपशप का पसंदीदा विषय बन गया था। आज वह एक शर्मीले रूप में प्रकट हुआ। उसकी सफेद शर्ट थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसकी काली आंखें शांत रहने की कोशिश कर रही थीं, जिससे कई लोगों के लिए अपनी आधी मुस्कान छिपाना मुश्किल हो गया। किसी ने फुसफुसाया, मालकिन सच में हार नहीं मानती, अपने पति को भी कंपनी में ले आई। देखते हैं ये पहाड़ी लड़का कब तक टिकता है। मीरा ने परवाह नहीं की। उसने सूरज को गोदाम विभाग में काम करने की व्यवस्था की, जो माल की गिनती और साधारण बही खाता के लिए जिम्मेदार था। उसके लिए ये सूरज के लिए परिचित होने, सावधानी और अनुशासन सीखने के लिए एक अच्छा माहौल था। शुरुआती दिनों में सूरज बहुत अनाड़ी था। वो फावड़ा और हथौड़ा पकड़ने का आदी था, लेकिन उसने कभी कागजात और कंप्यूटर के साथ काम नहीं किया था। उसके कठोर हाथ कीबोर्ड पर अनाड़ी रूप से चलते थे, लगातार गलतियां करते थे। एक दिन उसने गलत मात्रा की गिनती कर ली, जिससे पूरी टीम को फिर से काम करना पड़ा। गोदाम के कर्मचारियों ने सिर हिलाया और हंसे। मैंने कहा था, ये सिर्फ एक मजाक है। ये खबर जल्द ही प्रकाश के कानों तक पहुंची, जो मीरा का लंबे समय से सहायक था। लंबे समय से उसके मन में इस बात का गुस्सा था कि मालकिन ने उसे और अधिक अधिकार नहीं दिए। सूरज को देखकर उसने इसे एक सुनहरा अवसर माना। प्रकाश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके दिमाग में एक योजना कौंधी। अगर ये लड़का मजाक का पात्र बनता है तो मैं उसे और धक्का दूंगा, ताकि श्रीमती मीरा की प्रतिष्ठा और गिरे। तब मुझे मौका मिलेगा। एक दोपहर जब उसने सूरज को गोदाम में संघर्ष करते देखा, तो प्रकाश एक दोस्ताना रूप धारण करके उसके पास गया। तुम्हें कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछो। मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत अनुभव है। सूरज यह सुनकर खुश हुआ। उसने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। उसे नहीं पता था कि उस सौम्य मुस्कान के पीछे एक शातिर साजिश थी। प्रकाश ने चतुराई से कुछ छोटे विवरण गलत बताए, जिससे सूरज का काम और भी उलझ गया। जल्द ही स्टॉक बही खाता में विसंगतियां थीं। पूरा विभाग अव्यवस्थित हो गया और नाराज कर्मचारियों को आलोचना करने का और भी बहाना मिल गया। मालकिन का पति होने का यही मतलब है, कुछ नहीं जानता फिर भी उसे तरजीह दी जाती है। ये अफवाह बाहर के भागीदारों तक भी फैल गई। किसी ने मजाक में कहा, एक प्रतिष्ठित हीरा कंपनी अब एक 18 साल के लड़के को स्टॉक की गिनती करने दे रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिष्ठा गिर रही है। उस शाम सूरज अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा उदास था। उसे लगा कि वो वास्तव में बेकार है, जैसा कि लोग कहते थे। एक बोझ बन गया है। जब मीरा अंदर आई और अपने युवा पति को सिर झुकाए देखा, तो उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। निराश मत हो, हर कोई गलतियां करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दृढ़ रहना। मुझे तुम पर विश्वास है। सूरज की आंखें भर आईं। उस पल में उसने चुपचाप कसम खाई कि वो अपनी पत्नी को निराश नहीं होने देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी शुरू ही हुआ था। प्रकाश ने जहर का बीज बो दिया था और वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो एक ऐसी आग में भड़क उठेगा जो मीरा की प्रतिष्ठा और खुशी दोनों को जला देगी।
मीरा की कंपनी में 1 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सूरज धीरे धीरे काम के लायक आदी हो गया था। वह अब पहले की तरह अनाड़ी नहीं था, लेकिन वह अभी भी छोटी मोटी गलतियों से बच नहीं पाता था। एक पहाड़ी लड़के के लिए जो अभी अभी कठिन जीवन से बाहर निकला था, एक शानदार कार्यालय का माहौल नियमों और जांच भरी नजरों से भरा एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। हर सुबह जब वो शर्ट पहनकर मीरा के साथ कंपनी जाता तो सूरज को लगता कि सबकी निगाहें उस पर हैं, उत्सुक और तिरस्कारपूर्ण दोनों। कुछ लोग मीरा को बहुत सम्मान से नमस्कार करते, लेकिन जब वे उसकी ओर देखते तो वे केवल औपचारिकता के लिए सिर हिलाते या तुरंत मुंह फेर लेते। उन नजरों ने सूरज को ऐसा महसूस कराया जैसे वो उस अमीर शक्तिशाली महिला के बगल में एक छाया मात्र हो। गांव में सूरज कभी अपने परिवार की उम्मीद था, वो बेटा जो अपने माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उठाता था। लेकिन यहां वो कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर के सामने बैठकर डेटा दर्ज करते हुए कभी कभी अक्षर गलत दिखाई देते, स्क्रीन पर त्रुटि का संदेश आता और वो कर्मचारियों को फुसफुसाते हुए सुनता। पूरे दिन टाइप करता है और फिर भी गलतियां करता है। मालकिन की मदद बेकार गई। पता नहीं उसने क्या पढ़ा है, शायद वो केवल कुदाल पकड़ना जानता है। वे शब्द नमक की तरह उसके दिल पर छिड़के जाते। सूरज खुद से पूछता, क्या मैं सच में इस दुनिया में जीवित रह सकता हूं? क्या मैं श्रीमती मीरा के साथ चलने के लायक हूं या सिर्फ दुनिया का मजाक हूं? जबकि सूरज संघर्ष कर रहा था, मीरा के परिवार में भी मतभेद बढ़ते जा रहे थे। मीरा का बेटा रोहन अभी भी ठंडा और खुले तौर पर विरोधी रवैया अपनाए हुए था। जब भी वो घर आता और सूरज को लिविंग रूम में बैठा देखता तो रोहन गुस्से से चला जाता। एक शाम खुद को नियंत्रित न कर पाने पर उसने सीधे अपनी मां का सामना किया। मां, क्या आप जानती हैं कि मैं कितना शर्मिंदा हूं? मैं जहां भी जाता हूं लोग चर्चा करते हैं, मुझे हीरा मालकिन का बेटा जिसका सौतेला बाप उसके दोस्तों की उम्र का है। क्या आप मेरे सम्मान के बारे में नहीं सोचती? मीरा चुप रही। वह जानती थी कि उसका बेटा बहुत दबाव में है, लेकिन वो भी पूर्वाग्रहों के अनुसार जीने से थक चुकी थी। एक पल के बाद उसने धीरे से कहा, बेटा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। लोग क्या कहते हैं मुझे अब परवाह नहीं है। रोहन उपहास से हंसा। उसकी आंखें भर आईं। खुशी? आपको लगता है कि एक अनपढ़ छोटा लड़का आपको खुशी दे सकता है? कल जब वो आपको छोड़ देगा तो क्या आप इसे सहन कर पाएंगी? वे शब्द चाकू की तरह मीरा के दिल में चुभ गए। वे जवाब नहीं दे सकी, बस चुपचाप मुंह फेर लिया। और सूरज ने संयोग से सब कुछ सुन लिया। उसका दिल सिकुड़ गया। वे जानता था कि रोहन अपनी मां की चिंता से बोल रहा है, लेकिन हर शब्द उसके अपने हीन भावना पर हथौड़े की तरह लगा। उस रात सूरज बगीचे में अकेला बैठा लखनऊ के तारों भरे आसमान को देख रहा था। उसे अपना गांव याद आया, अपने माता पिता याद आए और खेतों में मेहनत के दिन याद आए। उस जगह पर वो गरीब था, लेकिन कभी अकेला महसूस नहीं किया। और यहां इस विलासिता के बीच वो पहले से कहीं ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था। क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या मैं श्रीमती मीरा के लायक हूं? सूरज ने खुद से पूछा। उसकी आंखें धुंधला गईं। लेकिन फिर जब मीरा बाहर आई और उसके कंधों पर एक पतला शॉल रखा, सूरज ने उसकी आंखों में गर्मजोशी देखी। उसने ना तो दोष दिया, न ही पूछा, बस उसके बगल में बैठ गई, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल में सूरज समझ गया कि चाहे कुछ भी हो, वो पीछे नहीं हट सकता। उसे मजबूत होना होगा, उस महिला के लायक बनने के लिए जिसने उस पर विश्वास किया था। उसे पार करना होगा। लेकिन कहीं अंधेरे में प्रकाश, मीरा का भरोसेमंद सहायक, सब कुछ देख रहा था। वो उपहास से मुस्कुराया। उसके मन में एक शातिर विचार गूंज रहा था, इस लड़के को संघर्ष करने दो, जल्दी या बाद में वो इस दुनिया में निगल लिया जाएगा और तब मौका मेरा होगा। मीरा और सूरज का वैवाहिक जीवन शादी की चकाचौंध के बाद धीरे धीरे अदृश्य दरारें दिखाने लगा था। जनता, परिवार और गुप्त साजिशें, सब कुछ उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कठिन चुनौतियों की ओर धकेल रहा था।
मीरा और सूरज के बीच शादी की खबर न केवल लखनऊ शहर में तूफान मचा रही थी, बल्कि सूरज के जन्म के गांव तक भी पहुंच गई थी। जब भी कोई बाजार से कुछ अखबार या शहर से सुनी सुनाई कहानियां लेकर आता, तो पूरा गांव चर्चाओं से गूंज उठता। कुछ लोग प्रशंसा करते, सूरज की तो किस्मत ही बदल गई, अब वो हीरा कारोबारी का दामाद है। लेकिन कई लोग सिर हिलाते थे, अमीर तो है, लेकिन अपने से 30 साल बड़ी औरत से शादी करके वो शांति से कैसे जिएगा। सूरज के माता पिता ये बातें सुनकर भारी मन से आग के पास बैठे थे। उसके बीमार दुबले पतले पिता खांसते हुए अपनी पत्नी से धीरे से बोले, लोगों की बातों में दम है, वो अभी 18 का है, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। क्या वो उस मालकिन के साथ जीने के लिए इतनी बदनामी झेल पाएगा? मां ने आंसू पोंछते हुए चुपचाप जवाब दिया, लेकिन बेटे ने फैसला कर लिया है। इसके अलावा अगर श्रीमती मीरा ना होती तो शायद तुम आज जिंदा ना होते। हम उनके आभारी हैं। फिर भी चिंता बनी रही। दोनों ने शहर जाने का फैसला किया, अपने बेटे से मिलने और सच्चाई का पता लगाने के लिए। जिस दिन माता पिता शानदार हवेली के गेट पर दिखाई दिए, सूरज भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वो दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया। मां, पिताजी, मुझे घर की बहुत याद आती है। मीरा ने अपने सास ससुर का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया और हर भोजन का ध्यान रखा। लेकिन उन दो बुजुर्गों के मन में अभी भी चिंता थी। उन्होंने देखा कि सूरज भले ही विलासिता में रह रहा था, उसकी आंखों में उदासी थी और वो कम मुस्कुराता था। उस रात माता पिता ने अपने बेटे को बगीचे में बुलाया। चांदनी के नीचे एक साथ बैठे। पिता ने कुछ बार खांसकर धीमी आवाज में कहा, सूरज, हमें सच बताओ, क्या तुम खुश हो? बाहर लोग बहुत बातें कर रहे हैं। हमें डर है कि तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगे। यह सुनकर सूरज की आंखें लाल हो गईं। उसने सिर झुकाकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से जवाब दिया, मैं सच में श्रीमती मीरा से प्यार करता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं थक गया हूँ। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो हर कोई उंगली उठाता है और मजाक उड़ाता है। कंपनी में मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका मजाक उड़ाया जाता है। घर पर रोहन भाई मुझसे नफरत करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सांस नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं उन्हें छोड़ दूं तो मुझे डर है कि वो फिर से अकेली हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मां ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हम तुम्हें छोड़ने या जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम याद रखो कि शादी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां तुम्हें शांति मिले। अगर तुम प्यार के लिए त्याग कर रहे हो तो सुनिश्चित करो कि दूसरा व्यक्ति भी तुमसे सच्चा प्यार करता है, ना कि ये सिर्फ एक क्षणिक आवेग है। मां के शब्दों ने सूरज का दिल भारी कर दिया। वो जानता था कि मीरा उससे प्यार करती है, लेकिन वो खुद हमेशा हीन भावना से ग्रस्त था। उसके दिल में अचानक अपनी कीमत साबित करने की इच्छा जाग उठी, न केवल जनता के लिए बल्कि अपने माता पिता के लिए भी। इस बीच लिविंग रूम में मीरा सूरज के माता पिता से बात कर रही थी। पिता ने सीधे कहा, मालकिन, हम आपकी जान बचाने के लिए आपके आभारी हैं। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं आपसे केवल एक बात का अनुरोध करता हूं, कृपया मेरे बेटे से सच्चा प्यार करें। उसे दुनिया का मजाक न बनने दें। वो अभी 18 का है। उसका दिल अभी भी बहुत नाजुक है। मीरा ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, आप चिंता न करें। मैंने सूरज को अपनी जिंदगी में मजाक बनाने के लिए नहीं लाया है। मैं उससे प्यार करती हूं और मैं अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करूंगी। उस रात जब माता पिता अपने कमरे में चले गए तो मीरा सूरज के साथ बरामदे में बैठी। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों के दिल भारी थे। मीरा ने धीरे से कहा, तुम देख रहे हो, तुम्हारे माता पिता बहुत चिंतित हैं। हमें उन्हें और बाकी सभी को साबित करना होगा कि ये प्यार एक क्षणिक आवेग नहीं है। सूरज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था, लेकिन उसके दिल की गहराई में अभी भी उसके माता पिता के शब्द गूंज रहे थे। शादी एक शांतिपूर्ण जगह होनी चाहिए। क्या जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो शांति लाएगा, या ये सिर्फ अंतहीन तूफानों की एक श्रृंखला है? अंधेरे में हवेली के गेट के बाहर एक काली कार चुपचाप रुकी। जो व्यक्ति बाहर निकला
वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश, मीरा का सहायक था। उसने रोशनी से जगमगाते घर को देखा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो जानता था कि मीरा का परिवार बंटा हुआ है और जनता उबल रही है। ये उसके लिए हमला करने का सही मौका था। सूरज के माता पिता का हवेली में आना, जो मीरा और उसके युवा पति के लिए एक भावनात्मक सहारा माना जा रहा था, ने चीजों को शांत नहीं किया। उस यात्रा के बाद परिवार में मतभेद और भी गहरे हो गए, खासकर मीरा के बेटे रोहन और सूरज के बीच। रोहन, जो अपनी मां की शादी की खबर सुनकर पहले से ही गुस्से में था, सूरज को कंपनी में संघर्ष करते देखकर और फिर सूरज के माता पिता को हवेली में ऐसे आते देखकर जैसे कि वे स्थायी रूप से बस गए हों, रोहन के मन में गुस्सा और भी भड़क उठा। एक दोपहर मीरा द्वारा आयोजित कुछ व्यवसायी दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी में जब सब लोग बात कर रहे थे, रोहन ने अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं आप सभी का परिचय कराना चाहता हूं। ये मेरे नए सौतेले पिता हैं। अभी 18 साल का है, पहाड़ी गांव से आया है, सामान ढोने और मजदूरी करने में माहिर है और अब हीरा परिवार का सदस्य बन गया है। माहौल शांत हो गया। कई मेहमान शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर सूरज को देखने लगे। उस युवा लड़के का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वे शब्द चाकू की तरह सीधे उसके दिल में चुभ गए, उस हीन भावना को जगा दिया जो कभी शांत नहीं हुई थी। मीरा गुस्से से कांप उठी। वो खड़ी हो गई। रोहन, तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने लोगों के सामने उसका अपमान कैसे कर सकते हो? रोहन उपहास से हंसा। उसकी आंखों में एक चुनौती भरी चमक थी। मैं सिर्फ सच कह रहा हूं मां। यहां मौजूद मेहमानों से पूछिए कि क्या उनमें से कोई भी एक 18 साल के लड़के को, जो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है, अपने बराबर मेज पर बैठे स्वीकार करेगा? आप किस बात पर गर्व कर रही हैं? माहौल इतना भारी हो गया कि कई लोग मीरा के परिवार के टकराव से बचने के लिए जल्दी से उठकर चले गए। जब दरवाजा बंद हुआ तो मीरा ने अपने बेटे को देखा। आंसू बह निकले। तुम दिन ब दिन हद पार कर रहे हो। तुम मुझे क्यों नहीं समझ सकते? मुझे अपने साथ किसी की जरूरत है, दुनिया की वाहवाही की नहीं। रोहन अपनी मां को सिसकते हुए छोड़कर चला गया और सूरज, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, चुपचाप बगीचे में चला गया। उसके दिमाग में रोहन के हर शब्द गूंज रहे थे। मजदूर, सामान खोने वाला, दुनिया का मजाक। उन शब्दों ने उसे इतना छोटा महसूस कराया जैसे इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही ना हो। उस रात सूरज सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। उसकी आंखें उदास थीं जब मीरा ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने धीरे से कहा, शायद मैं गलत था, मुझे आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ आपके और आपके परिवार के लिए और मुश्किलें पैदा कर रहा हूं। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज दृढ़ थी। नहीं, तुम गलत नहीं हो। गलती बाहर के पूर्वाग्रहों में है। मुझ पर विश्वास करो, हम इसे पार कर लेंगे। अंधेरे में प्रकाश की हल्की मुस्कान चमक उठी। वो दूर से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में योजना थी। मीरा के परिवार में भूत ठीक वही थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। अगले ही दिन प्रकाश ने बाहर नई अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि कंपनी का गोदाम अब एक पहाड़ी लड़के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, कि श्रीमती मीरा प्यार में अंधी हो गई हैं और काम की उपेक्षा कर रही हैं। ये मनगढ़ंत बातें आग की तरह फैल गईं, जिससे कुछ भागीदार झिझकने लगे। इतना ही नहीं, प्रकाश ने चतुराई से कर्मचारियों के कानों में फुसफुसाया, मैंने सुना है कि मालकिन उसे और अधिकार देने की योजना बना रही हैं। क्या यह कंपनी एक 18 साल के लड़के के लिए खेल का मैदान बन जाएगी? प्रकाश के शब्दों ने कई लोगों के मन में संदेह बो दिया। कदम दर कदम वो मीरा और सूरज को उनके अपने दूसरे घर, उस हीरा कंपनी में जिसे उन्होंने मेहनत से बनाया था, अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच रोहन ने अभी भी ठंडा रवैया बनाए रखा। सूरज को अपनी आंखों में एक कांटा मानता था। मीरा बीच में खड़ी थी, अपने युवा पति की रक्षा करना चाहती थी और अपने बेटे को दिन ब दिन दूर जाते देखकर दुखी थी। वो खुशी जिसे उसने कभी एक शांतिपूर्ण आश्रय सोचा था, अब एक भयंकर तूफान में बदल गई थी, जो पूरे परिवार को तनाव के भंवर में खींच रही थी। और उस तूफान में प्रकाश की शातिर छाया और भी स्पष्ट होती जा रही थी।
वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी मालकिन को गिराने और सूरज को अपमान के रसातल में धकेलने के लिए अपना पहला शातिर वार करने की तैयारी कर रहा था। परिवार की तूफानी पार्टी के बाद प्रकाश को पता चल गया कि समय आ गया है। रोहन और सूरज के बीच की खाई बहुत स्पष्ट थी और बाहर की जनता भी मनगढ़ंत बातों का अनुसरण कर रही थी। अगर वो एक और शातिर वार करता तो वो मीरा की प्रतिष्ठा को जल्दी से गिरा सकता था। एक दोपहर प्रकाश गोदाम में गया जहां सूरज ध्यान से माल की गिनती कर रहा था। हर छोटा चमकदार हीरा सावधानी से बही खाता में दर्ज किया जा रहा था। प्रकाश ने एक मिलनसार रूप धारण किया, सूरज के कंधे पर थपथपाया। तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना, इस हीरे के गोदाम में एक छोटी सी गलती भी श्रीमती मीरा के करियर को बर्बाद कर सकती है। सावधान रहना। सूरज ने सिर उठाकर सिर हिलाया। उसकी आंखें गंभीर थीं। मुझे पता है, इसलिए मैं हमेशा ध्यान से जांचता हूं। लेकिन उस सिर हिलाने के पीछे प्रकाश उपहास से मुस्कुराया। उस रात वो चुपके से गोदाम में गया, एक खेप में मात्रा बदल दी और चतुराई से निशान मिटा दिए। अगली सुबह जब क्रॉस चेक विभाग ने मिलान किया तो उन्होंने तुरंत अरबों रुपए के हीरे की कमी का पता लगाया। खबर बिजली की तरह फैल गई। कर्मचारियों ने फुसफुसाया, सुना है कल रात के माल में कोई समस्या थी। प्रबंधक कौन था? मालकिन का युवा पति सूरज। कुछ ही घंटों में अफवाह सबूत में बदल गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि सूरज ने चोरी की है, शायद अपने गांव भेजने के लिए। कुछ ऑनलाइन अखबारों ने तो एक दुर्भावनापूर्ण शीर्षक के साथ एक लेख भी प्रकाशित किया, हीरा कारोबारी का युवा पति गबन के संदेह में। कंपनी में निगाहें सूरज पर टिक गईं। कई लोग उपहास से हंसे। मैंने कहा था, सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। ये लड़का स्पष्ट रूप से बस लूटने का इंतजार कर रहा था। श्रीमती मीरा बहुत अंधी हैं, उन्होंने अपने ही घर में सांप पाला है। सूरज ये शब्द सुनकर कांप उठा। उसने हकलाते हुए समझाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी एक भी हीरे को नहीं छुआ। लेकिन अब कौन विश्वास करेगा? तिरस्कारपूर्ण नजरों ने उसे घुटन महसूस कराई। खबर जल्दी ही मीरा तक पहुंची। जब वो गोदाम में गई और अपने युवा पति को संदेह के घेरे में अकेला खड़ा देखा तो उसका दिल सिकुड़ गया। बिना सोचे समझे मीरा ने जोर से कहा, मुझे सूरज पर विश्वास है, उसने कुछ भी नहीं लिया है। उसकी दृढ़ आवाज ने पूरे कमरे को हैरान कर दिया। लेकिन प्रकाश ने चतुराई से बीच में कहा, उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस था। मैडम, मुझे पता है कि आप उस पर विश्वास करती हैं, लेकिन संख्याएं झूठ नहीं बोलती। माल गायब है। अगर वो नहीं है तो कौन है? माहौल एक तने हुए तार की तरह था। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने सीधे प्रकाश को देखा। उसकी आंखें बर्फीली थीं। तुम सही कह रहे हो, संख्याएं झूठ नहीं बोलती। लेकिन मैं भी अंधी नहीं हूं। मैं सभी सुरक्षा कैमरों की फिर से जांच करवाऊंगी। मैं यहीं पर सच्चाई साबित करना चाहती हूं। प्रकाश एक पल के लिए चौंक गया। उसने सोचा था कि वो नरम पड़ जाएगी, लेकिन मीरा उससे ज्यादा सख्त थी जितना उसने सोचा था। जब तकनीकी कर्मचारियों ने कैमरा सिस्टम को फिर से चलाया तो एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। धुंधली छवियों में आधी रात को गोदाम में चुपके से घुसते हुए एक व्यक्ति की छाया दिखाई दी। चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन चाल परिचित थी। सूरज स्तब्ध रह गया, जबकि हर कोई चिल्लाने लगा, देखा, क्या ये वो नहीं है? ये वही शरीर है। मीरा ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन हिली नहीं। वो जानती थी कि सूरज कल रात उसके साथ घर पर था। वो अस्पष्ट सबूत उसे और भी विश्वास दिलाता था कि कोई खेल खेल रहा है। फिलहाल मैं सभी चर्चाओं को निलंबित कर दूंगी, मीरा ने एक मजबूत आवाज में कहा। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता, अगर सूरज वास्तव में दोषी है तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर किसी ने उसे फंसाया है तो उस व्यक्ति को 100 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा कमरा चुप हो गया। प्रकाश चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए चुपचाप खड़ा रहा। उसे उम्मीद नहीं की कि मीरा अंत तक सामना करने की हिम्मत करेगी, लेकिन उसके दिल में अभी भी विश्वास था कि बाहर की जनता को स्पष्ट सबूत की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ संदेह ही मीरा और सूरज की प्रतिष्ठा को हिलाने के लिए काफी होगा।
उस रात हवेली लौटकर सूरज मीरा के कंधे पर गिर पड़ा। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। लोग हमेशा मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? मैंने कोशिश की, लेकिन कोई भी विश्वास क्यों नहीं करता? मीरा ने उसे कसकर गले लगा लिया और फुसफुसाया, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें उन चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन डरो मत, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगी। बाहर जनता का तूफान फिर से भड़क उठा, लेकिन उन दो लोगों के दिलों में दृढ़ संकल्प की एक लौ जलाई गई थी। और कहीं अंधेरे कोने में प्रकाश मुस्कुराया, अपनी साजिश में अगले कदम की तैयारी कर रहा था। गोदाम में हीरे की कमी की घटना के बाद खबर हवा से भी तेज गति से बाहर फैल गई। ऑनलाइन साइटों ने एक साथ सनसनीखेज सुर्खियों के साथ लेख प्रकाशित किए। हीरा कारोबारी का युवा पहाड़ी पति चोरी के संदेह में। अरबों की शादी के कुछ ही समय बाद श्रीमती मीरा मुसीबत में है। कैमरे से धुंधली छवियों को संपादित किया गया और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों के साथ जोड़ा गया, जिससे जनता और भी हिल गई। मंचों पर हजारों टिप्पणियां दिखाई दीं। मैंने कहा था वो लड़का निश्चित रूप से केवल पैसे के लिए है। शादी के कुछ ही समय बाद वो एक घोटाले में फंस गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता। श्रीमती मीरा अमीर हैं, लेकिन अंधी हैं। ये परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है। जनता के तूफान के सामने कई लोगों ने सोचा कि मीरा चुप रहना चुनेगी, लेकिन उसने इसके विपरीत किया। मीरा ने कंपनी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया। उस दिन मीडिया जमा हुआ। कैमरे, फ्लैश लगातार चमक रहे थे। हर कोई हीरा मालकिन से उस घोटाले के बारे में कुछ सुनने की उम्मीद कर रहा था, जो पूरे देश में हलचल मचा रहा था। एक शानदार सफेद सूट में मीरा मंच पर चढ़ी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। सभी को धन्यवाद देने के बाद उसने सीधे कहा, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से जनता का संदेह मेरे पति सूरज पर है, लेकिन मैं पुष्टि करना चाहती हूं कि सूरज पूरी तरह से निर्दोष है। घटना की रात वो मेरे साथ घर पर था। कैमरे की छवियां केवल धुंधली हैं। उन्हें दोष सिद्धि के सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करूंगी। जो कोई भी झूठा आरोप लगाएगा, मैं उस पर मुकदमा करूंगी। पूरा हॉल चर्चाओं से गूंज उठा। कई पत्रकारों ने लगातार सवाल पूछे। कुछ ने तो उत्तेजक रूप से पूछा, मैडम, अगर एक दिन आपको पता चले कि आपका पति वास्तव में दोषी है, तो क्या आप ये स्वीकार करने की हिम्मत करेंगी कि आपने एक 18 साल के लड़के से शादी करके गलती की? मीरा उपहास से मुस्कुराई और दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी शादी दुनिया को खुश करने के लिए नहीं है। गलत या सही, मैं जिम्मेदार हूं, और अभी के लिए मुझे अपने बगल के आदमी पर विश्वास है। जवाब ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उस शक्तिशाली बाहरी रूप के पीछे मीरा एक ऐसी महिला थी जो जीने और प्यार करने की हिम्मत रखती थी। हालांकि दूर रोहन दर्शकों के एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। जितना अधिक उसने अपनी मां को सार्वजनिक रूप से सूरज का बचाव करते सुना, उतना ही उसे गुस्सा आया। उसी शाम हवेली लौटकर रोहन खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अपनी मां से चिल्लाकर कहा, मां, क्या आप जानती हैं कि आपने अभी खुद को कितना नीचा दिखाया है? पूरा समाज आप पर हंस रहा है और आप अभी भी सार्वजनिक रूप से उस लड़के का बचाव कर रही हैं। क्या आपने परिवार के सम्मान के बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा? मीरा ने अपने बेटे को देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। रोहन, तुम्हें समझना होगा, मैं सिर्फ हीरा मालकिन नहीं हूं, मैं एक महिला भी हूं, एक पत्नी। मैं सिर्फ जनता की राय के कारण अपने प्रियजन को नहीं छोड़ सकती। रोहन उपहास से हंसा। उसकी आंखों में कड़वाहट थी। प्यार? आप लगभग 50 की हैं और वो सिर्फ 18 का है। ये प्यार नहीं है, ये मोह है। एक दिन जब वो आपको छोड़ देगा, तब आप पछताएंगी। कमरे में माहौल घना हो गया। सूरज पास में खड़ा था, हर शब्द सुन रहा था। उसका दिल किसी ने निचोड़ लिया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। वो बोलना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। वो जानता था कि इस समय कुछ भी कहना बेकार है।
रात हो गई। मीरा बालकनी में अकेली बैठी, उसकी आंखें लखनऊ के रात के आसमान को देख रही थीं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जो खुशी उसने अभी अभी पाई थी, उसे तूफान बेरहमी से कुचल रहा है। लेकिन उसके दिल में एक जिद्दी लौ जल रही थी। भले ही पूरी दुनिया मुझसे मुंह फेर ले, मैं सूरज को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करूंगी। कहीं और एक अंधेरे कार्यालय में प्रकाश कुर्सी पर झुककर मुस्कुराया। वो जानता था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल जनता को और भड़काएगी, और जब कंपनी ग्राहकों का विश्वास खोना शुरू कर देगी, जब मीरा का बेटा और भी विरोधी हो जाएगा, तो हीरा मालकिन धीरे धीरे अकेली पड़ जाएगी। यही वो अवसर था जिसका वो इंतजार कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जनता शांत नहीं हुई। ऑनलाइन सूरज को निशाना बनाने वाले व्यंग्यात्मक, अपमानजनक शब्द बढ़ते ही जा रहे थे। वो जहां भी जाता, उसे जिज्ञासु निगाहें, गुप्त फुसफुसाहटें मिलती। शुरू में सूरज ने चुप रहना चुना, लेकिन धीरे धीरे वो चुप्पी एक बोझ बन गई। उसने खुद से पूछा, अगर मैं हमेशा श्रीमती मीरा की छाया में जीता रहा, तो क्या मैं कभी लोगों का सम्मान पा सकूंगा? एक शाम जब मीरा ने अभी अभी काम से संबंधित एक फोन कॉल समाप्त की थी, वो कमरे में गई और सूरज को स्टडी टेबल पर बैठे मेहनत से लिखते हुए देखा। उसके पन्ने बिखरे हुए थे। उसकी लिखावट एक बच्चे की तरह थी जो अभी अभी लिखना सीख रहा हो। अपनी पत्नी को अंदर आते देख सूरज ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, मुझे फिर से शुरू से सीखना होगा। मैं हमेशा के लिए भाग्यशाली मजदूर कहलाना नहीं चाहता। मैं एक पेशा चाहता हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। मीरा स्तब्ध रह गई। वो पास आई, अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में गर्व के साथ मिश्रित प्यार चमक रहा था। तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ ईमानदार रहो, इतना ही काफी है ना? सूरज ने सिर हिलाया। मैं आपको, अपने माता पिता को और खुद को साबित करना चाहता हूं। उस दिन से सूरज की दिनचर्या बदल गई। सुबह वो अभी भी गोदाम में काम करने जाता था। दोपहर में उसने घर के पास एक वयस्क शिक्षा कक्षा में दाखिला ले लिया। शाम को वह मीरा के दोस्तों द्वारा अनुशंसित एक रत्न तराशने के पाठ्यक्रम में जाता था। वे हाथ जो कुदाल और फावड़ा पकड़ने के आदी थे, अब हर पत्थर को सावधानी से तराशने का अभ्यास कर रहे थे। पहले कट ने उसकी उंगलियों को काट दिया, खून बह रहा था, लेकिन सूरज दृढ़ रहा। जब भी उसे दर्द होता, वो दुनिया की तिरस्कारपूर्ण नजरों के बारे में सोचता, दूर गांव में अपने पिता की सलाह के बारे में सोचता, एक अच्छा इंसान बनकर जियो। धीरे धीरे कंपनी के कर्मचारियों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि सूरज भारी काम से नहीं डरता, अभी भी माल लोड और अनलोड करता है और सावधानी से रिकॉर्ड रखता है। एक दिन जब भारी बारिश हो रही थी और गोदाम में रिसाव हो रहा था, सूरज गार्ड के साथ माल को ढकने और लपेटने के लिए दौड़ पड़ा। सिर से पैर तक भीग गया। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि मालकिन का पति सिर्फ निर्भर नहीं है, लेकिन एक दूसरे कोने में प्रकाश अभी भी रुका नहीं था। उसने देखा कि सूरज कुछ कर्मचारियों का स्नेह जीतना शुरू कर रहा है और तुरंत एक और अफवाह फैलाई। सुना है श्रीमती मीला उसे एक पूरे स्टोर का प्रबंधन सौंपने की तैयारी कर रही हैं। ये 18 साल के लड़के के हाथ में पूरी संपत्ति सौंपने जैसा है। ये अफवाह कंपनी में एक गुप्त लहर पैदा करते हुए तेजी से फैल गई। कुछ पुराने कर्मचारी नाराज हो गए, ये महसूस करते हुए कि उनके प्रयासों की अवहेलना की जा रही है, और भागीदार सतर्क हो गए। पता नहीं हीरा कंपनी का भविष्य क्या होगा अगर ये वास्तव में एक अनुभवहीन लड़के के हाथों में पड़ जाए। इस बीच मीरा का बेटा रोहन अभी भी तीखे विरोध पर कायम था। एक बार जब उसने सूरज को देर से घर आते देखा, उसके हाथ पर शिल्प सीखने से खरोंच लगी थी, तो रोहन उपहास से हंसा। तुम्हें लगता है कि कुछ महीने पत्थर काटना तुम्हें बड़े व्यवसायियों के बराबर खड़ा कर देगा? भ्रम में मत रहो। सूरज ने बहस नहीं की। उसने बस सिर झुकाकर अपनी चोट पर पट्टी बांधना जारी रखा, लेकिन उसके दिल में दृढ़ संकल्प और भी जल रहा था। मुझे ये करना होगा, चाहे मैं कितनी भी बार गिरूं, मुझे साबित करना होगा। उस रात मीरा चुपचाप अपने युवा पति को सोते हुए देख रही थी।
उसकी बंधी हुई हथेली मेज पर खुली पड़ी थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उस अनाड़ी बाहरी रूप के पीछे एक मजबूत दिल, एक अदम्य इच्छा शक्ति थी। यही वो चीज थी जिसने उसे और भी विश्वास दिलाया कि ये प्यार गलत नहीं था और एक दिन दुनिया को झुकना पड़ेगा। बाहर जनता का तूफान अभी भी उफान पर था, लेकिन हवेली की गर्म पीली रोशनी में मीरा और सूरज कदम दर कदम सब कुछ का सामना कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि प्रकाश नामक काली छाया अभी भी घात लगाए बैठी है, अपने अगले शातिर वार का इंतजार कर रही है। समय चुपचाप बीतता गया। सूरज ने धीरे धीरे अपनी दृढ़ता साबित कर दी। रत्न तराशने की कक्षा में कड़ी मेहनत की शामें परिणाम देने लगी थीं। शुरू में उसके अनाड़ी कठोर हाथ केवल पत्थरों को खरोच सकते थे, लेकिन कड़ी मेहनत से अवलोकन, नोट्स लेने और खून बहने तक अभ्यास करने के लिए धन्यवाद, सूरज ने धीरे धीरे साफ सुथरे कट बनाना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसकी अपनी एक शैली भी थी। कक्षा में एक शिक्षक ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। कट अभी भी खुरदरे हैं, लेकिन आत्मा पहले से ही मौजूद है। जारी रखो, एक दिन तुम एक महान कारीगर बनोगे। सूरज यह सुनकर गर्मजोशी से भर गया। हर रात घर लौटकर वह मीरा को अपने द्वारा तराशे गए पत्थर दिखाता। मीरा अपने युवा पति को देखती, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। वो जानती थी कि दुनिया द्वारा सूरज को स्वीकार करने का रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन ये पहला कदम उसके विश्वास के लिए काफी था। हालांकि जबकि मीरा और सूरज तूफान के बीच एक प्रकाश की किरण पा रहे थे, रोहन ने अभी तक अपनी नफरत नहीं छोड़ी थी। एक बार काम के बाद रोहन ने गलती से लिफ्ट में कुछ कर्मचारियों को बात करते हुए सुना। ऐसा लगता है कि सहायक प्रकाश ही सूरज के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाला है। हाँ, मुझे भी ये अजीब लगा। केवल उसके पास ही आधी रात को गोदाम में आने जाने की चाबी है, लेकिन कौन कहने की हिम्मत करेगा? ये सुनकर रोहन रुक गया। उसके मन में संदेह पैदा हो गया। अब तक रोहन ने हमेशा सूरज को एक बोझ माना था, लेकिन अगर लापता हीरे की घटना सूरज के कारण नहीं बल्कि प्रकाश के खेल के कारण हुई थी, तो इस विचार ने रोहन को बेचैन कर दिया। उस रात रोहन ने एक परिचित तकनीकी कर्मचारी से मुलाकात की और चुपके से गोदाम में मूल कैमरा फुटेज की जांच करने के लिए कहा। कई जांचों के बाद उस कर्मचारी ने फुसफुसाया, ये सच है कि किसी ने सार्वजनिक किए जाने से पहले वीडियो को संपादित किया था और मेरा अनुमान है कि केवल प्रकाश के पास ही ऐसा करने का अधिकार है। रोहन स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में प्रकाश की छवि गूंज रही थी, वो चेहरा जो हमेशा उसकी मां के प्रति वफादार और समर्पित लगता था। अगर ये सच्चाई सामने आती तो ये ऐसा होगा जैसे उसकी मां को इतने लंबे समय से धोखा दिया जा रहा था। लेकिन जो चीज रोहन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसने अनजाने में दुश्मन का पक्ष लिया था, सूरज को अपमान की स्थिति में धकेल दिया था। रोहन के दिल में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका अभिमान और स्वाभिमान था, जो युवा सौतेले पिता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ स्पष्ट सच्चाई थी कि प्रकाश ही अपराधी था और सूरज निर्दोष था। अंत में उसका विवेक जागा। रोहन ने फैसला किया कि वो अभी सार्वजनिक नहीं करेगा, बल्कि प्रकाश को रंगे हाथों पकड़ने के लिए और निगरानी करेगा। इस बीच प्रकाश की महत्वाकांक्षा और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उसने अफवाहों के कारण कंपनी में मची उथल-पुथल का फायदा उठाया। चुपके से कुछ भागीदारों से संपर्क किया और वादा किया कि अगर वे समय आने पर उसका पक्ष लेते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ होगा। उसे विश्वास था कि एक बार जब मीरा अपनी प्रतिष्ठा खो देगी और शेयरधारक डगमगा जाएंगे तो वह सर्वोच्च पद पर कब्जा कर लेगा। इन दिनों मीरा ग्राहकों को बनाए रखने में व्यस्त थी। सूरज शिल्प सीखने में व्यस्त था और धीरे धीरे कुछ गोदाम कर्मचारियों का स्नेह जीत रहा था। केवल रोहन चुपचाप सभी घटनाओं पर नजर रख रहा था। उसके दिल ने पहली बार सूरज के अन्याय को स्पष्ट रूप से देखा। रोहन की आंखों में नफरत फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक अवर्णनीय चिंता ने ले ली। देर रात
रोहन ने खिड़की से बाहर देखा और सूरज को पीली रोशनी के नीचे बैठे एक छोटे से पत्थर को मेहनत से तराशते हुए देखा। उस धैर्यवान सहिष्णु रूप ने रोहन को अनायास ही अपनी मां की याद दिला दी। उसकी मां ने जीवन भर दृढ़ता दिखाई थी और अब उसे एक युवा लेकिन ईमानदार आदमी मिल गया था। पहली बार रोहन को लगा कि शायद वो सूरज को तिरस्कार की नजर से देखकर गलत था, लेकिन इससे पहले कि रोहन अपने विचार व्यक्त कर पाता, एक चौंकाने वाली खबर आई। किसी ने अभी अभी आरोप लगाया था कि सूरज को जल्द ही एक हीरा स्टोर का प्रबंधन सौंपा जाने वाला है और ये मालकिन मीरा का एक पागलपन भरा फैसला है। खबर फैल गई, जिससे कंपनी हिल गई और बड़े ग्राहक सीधे स्पष्टीकरण के लिए मिलने की मांग करने लगे। अंधेरे में प्रकाश ठंडा हंसा। वह जानता था कि यह उसके अगले वार का समय है और एक बार जब यह सफल हो जाता तो मीरा और सूरज के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। सूरज को जल्द ही एक हीरा स्टोर का प्रबंधन सौंपे जाने की अफवाह फैल गई और कुछ ही दिनों में इसने पूरी कंपनी में हलचल मचा दी। कई पुराने कर्मचारी जो पहले से ही असंतुष्ट थे अब और भी नाराज हो गए। आराम कक्ष में वे फुसफुसाते थे, इतने सालों की सेवा के बाद क्या हम एक ऐसे लड़के से हार जाएंगे? मालकिन अंधी हो गई है। अगर वो वास्तव में उसे स्टोर सौंप देती है तो ये ब्रांड जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। हर जगह एक भारी माहौल छा गया। कुछ कर्मचारियों ने तो प्रतिद्वंद्वी कंपनी में जाने के लिए नौकरी छोड़ने का भी विचार किया। इस बीच बड़े ग्राहकों ने भी मीरा को फोन करके सवाल करना शुरू कर दिया। एक पुराने परिचित ने सीधे कहा, हम आपकी व्यावसायिकता के लिए आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में एक 18 साल के पहाड़ी लड़के को स्टोर का प्रबंधन करने देते हैं तो हमें डर है कि हम सहयोग करने में सहज नहीं होंगे। मीरा ये सुनकर दिल से दुखी हो गई। वो जानती थी कि ये सच नहीं है। उसने कभी भी सूरज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का इरादा नहीं किया था जब वो अभी भी अनुभवहीन था। स्पष्ट रूप से किसी ने विनाशकारी इरादे से झूठी खबर फैलाई थी और पहला नाम जो उसके दिमाग में आया वो प्रकाश का था, लेकिन मीरा के पास अभी भी कोई सबूत नहीं था। ये आदमी उसके साथ 20 से अधिक वर्षों से था। बाहर से वो हमेशा समर्पित और वफादार लगता था। अगर वो सिर्फ एक भावना के आधार पर उसे दोषी ठहराती तो वो सब कुछ खो देती। इस बीच प्रकाश ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो विभागों के बीच घूमता, मुस्कुराता, कर्मचारियों के कंधे पर थपथपाता और चतुराई से और असंतोष बोता। मैंने भी ये खबर सुनी है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं। वैसे भी फैसला मालकिन का है। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। उन अस्पष्ट शब्दों ने आंतरिक मामलों को और भी भ्रमित कर दिया। उस शाम हवेली में मीरा गहरी सोच में बैठी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं। अपनी पत्नी को दुखी देखकर सूरज ने झिझकते हुए कहा, क्या ये सब परेशानी मेरी वजह से है? अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं कंपनी छोड़कर अपने गांव वापस जा सकता हूं ताकि आप शांति से रह सकें। मीरा स्तब्ध रह गई। उसने अपने युवा पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई हमें अंत तक धकेलना चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दूंगी। सूरज चुप रहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वो समझता था कि केवल और अधिक प्रयास करके ही वो अपनी पत्नी को इस तूफान से लड़ने में मदद कर सकता है। जबकि मीरा और सूरज संघर्ष कर रहे थे, रोहन चुपचाप काम कर रहा था। अफवाह सुनने के बाद से उसे प्रकाश पर और भी संदेह हो गया था। एक रात रोहन जानबूझकर कंपनी में देर तक रुका। ऊपरी मंजिल से उसने नीचे गोदाम को देखा और प्रकाश की परिचित छाया को चुपके से आते जाते देखा। उसके हाथ में फाइलों का एक बंडल था। रोहन ने उसका पीछा किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रकाश तकनीकी कमरे में गया, कंप्यूटर चालू किया और तेजी से काम करने लगा। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। हर हाव भाव को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब प्रकाश चला गया तो रोहन पास गया और पाया कि कुछ कैमरा डेटा फाइलें अभी अभी संपादित की गई थीं। उस रात रोहन लगभग सो नहीं पाया।
उसका दिमाग उलझन में था। एक तरफ वो अभी भी अपनी मां और सूरज के रिश्ते को स्वीकार करने में मुश्किल महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ उसके सामने उजागर हुई सच्चाई ने उसे मुंह फेरने नहीं दिया। अगर वो चुप रहता तो ये अपराधी की मदद करने जैसा होता। अगली सुबह रोहन ने स्वच्छंद रूप से अपनी मां से मुलाकात की। मीरा अपने बेटे को एक गंभीर चेहरे और सामान्य से अलग आवाज के साथ देखकर हैरान थी। मां, मुझे लगता है कि अब आपको प्रकाश से सावधान रहना होगा। मेरे पास ये विश्वास करने का कारण है कि वो सभी अफवाहों और हीरे की चोरी के पीछे है। मीरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखें चिंतित और आशान्वित दोनों थीं। पहली बार उसे लगा कि रोहन अब दूसरी तरफ नहीं खड़ा है, लेकिन वो ये भी समझती थी कि प्रकाश का पर्दाफाश करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। बाहर जनता अभी भी उफान पर थी, अंदर संदेह बढ़ता जा रहा था और अंधेरे में प्रकाश को अभी भी विश्वास था कि उसकी योजना जल्द ही सफल होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक व्यक्ति जिसे वो तुच्छ समझता था, रोहन, ने खेल में प्रवेश करना शुरू कर दिया था और गुप्त टकराव पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहा था। प्रकाश की साजिश को उसने और भी चालाकी से अंजाम दिया। सूरज को स्टोर का प्रबंधन सौंपे जाने की खबर फैलाने के बाद, जिससे कंपनी में उथल-पुथल मच गई, उसने एक और नाटक रचा। इस बार लक्ष्य सिर्फ बदनामी नहीं, बल्कि सूरज को अंत तक धकेलना था। एक सुबह पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया जब पता चला कि थाईलैंड से आयातित हीरे की एक खेप में हेरफेर किया गया है। उनमें से कई असली हीरे नकली पत्थरों से बदल दिए गए थे। अनुमानित नुकसान दसियों अरब का था। खबर बिजली की तरह गिरी। कर्मचारी कानाफूसी करने लगे और निगाहें तुरंत सूरज पर टिक गईं, जो प्रारंभिक गिनती के लिए जिम्मेदार था। फिर से वही लड़का, एक कर्मचारी ने कहा। जब से वो कंपनी में आया है, केवल बुरी चीजें हुई हैं। सही है, शायद ये उसकी लूटने और भागने की चाल है। कंपनी में जनता की राय तेजी से भड़क उठी। कुछ ने तो जानबूझकर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये खबर फैलाते हुए कि मालकिन का युवा पति ही अपराधी है, जबकि मीरा अभी भी एक बड़े ग्राहक के साथ बैठक में व्यस्त थी। प्रकाश अचानक गोदाम में प्रकट हुआ, एक गंभीर आवाज में। ये मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक गिनती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह होना चाहिए, और यहाँ वो सूरज है। प्रकाश के शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। कई कर्मचारियों ने सूरज को समझाने के लिए दबाव डाला। उस युवा लड़के का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सबके सामने कसम खाता हूं कि मैंने इस खेप को नहीं छुआ। लेकिन संदिग्ध निगाहें, फुसफुसाहटें ने सूरज की कसम को हवा में उड़ा दिया। उसे लगा कि उसे एक समूह के बीच अकेला और दबा हुआ महसूस हो रहा है। मीरा को खबर मिली और वो जल्दी से वापस लौटी। उसने सूरज को अकेला खड़ा देखा, जबकि प्रकाश एक चिंतित चेहरा बना रहा था। भीड़ के सामने उससे कह रहा था, मैडम, मुझे बहुत खेद है, लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे प्रतिकूल सबूत हैं। कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए आपको निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रकाश के शब्दों ने पूरे हॉल को चुप करा दिया। हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा था कि मीरा कैसे प्रतिक्रिया देगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत मीरा सीधे सूरज के पास गई, अपने पति का हाथ पकड़ा और कर्मचारियों की भीड़ को सीधे देखा। मैं घोषणा करती हूं कि सूरज पूरी तरह से निर्दोष है। इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। जो कोई भी झूठी खबर फैलाएगा, जो कोई भी उसे फंसाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसकी स्पष्ट आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी, लेकिन जनता आसानी से शांत नहीं हुई। उसी दोपहर ऑनलाइन अखबारों ने सुर्खियां बनाईं। लखनऊ की हीरा कंपनी फिर से घोटाले में। मालकिन का युवा पति लगातार घोटालों में फंसा। सूरज की उदास चेहरे वाली तस्वीर वायरल हो गई, जो पूरे सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गई। उस शाम हवेली में सूरज गतिहीन बैठा था। उसके हाथ कसकर बंधे थे। उसने मीरा से भर्राई आवाज में कहा, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। हर बार ऐसा ही होता है। मैं जो कुछ भी करता हूं, मुझ पर संदेह किया जाता है, मुझ पर दोष लगाया जाता है। शायद मुझे वास्तव में इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। मीरा ने अपने पति को गले लगा लिया।
आंसू चुपचाप बह रहे थे। ऐसा मत कहो, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये तूफान निश्चित रूप से गुजर जाएगा। एक दूसरे कोने में मीरा का बेटा रोहन चुपचाप देख रहा था। उसके हाथ में एक भरोसेमंद तकनीकी कर्मचारी द्वारा भेजी गई असंशोधित कैमरा डेटा फाइलें थीं और उस धुंधली वीडियो में उसने प्रकाश की छाया को चुपके से उस गोदाम में जाते देखा जहां खेप में हेरफेर किया गया था। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल उलझन में था। अब तक उसने हमेशा अपनी मां और सूरज का विरोध किया था, लेकिन अब सच्चाई स्पष्ट थी। जो व्यक्ति परिवार और कंपनी को बर्बाद कर रहा था वो प्रकाश था। अगर वो चुप रहता तो ये उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने देने जैसा होता। देर रात रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका दिमाग घूम रहा था। उसके दिल में अभिमान और विवेक के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। और अंत में रोहन ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाया, शायद अब समय आ गया है कि मैं मां का पक्ष लूं। अंधेरे में प्रकाश अभी भी मुस्कुरा रहा था, यह विश्वास करते हुए कि उसकी योजना सफल हो गई है। उसे नहीं पता था कि उसके हर कदम को रोहन द्वारा चुपचाप रिकॉर्ड किया जा रहा है। असली तूफान करीब आ रहा है और इस बार न केवल मीरा और सूरज बल्कि वो खुद भी भंवर में फंस जाएगा। हीरे की हेराफेरी के घोटाले के बाद मीरा की कंपनी अपने अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही थी। कई बड़े ग्राहकों ने एक साथ स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पत्र भेजे। कुछ ने तो ये भी घोषणा कर दी कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता वे सहयोग रोक देंगे। कर्मचारी भ्रमित थे और आंतरिक अफवाहें सभी विभागों में फैल गईं। सभी उंगलियां सूरज की ओर उठ रही थीं, जिससे वो सभी आरोपों का बोझ उठाने वाला बन गया। उस शाम जब सब चले गए, रोहन ने सूरज से तहखाने के छोटे से कार्यालय में मुलाकात की। सूरज एक मेज के सामने चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं। रोहन को देखकर वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रोहन ने मेज पर एक फाइल रखी और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, प्रकाश ही इन सब के पीछे है। सूरज ने आश्चर्य से ऊपर देखा। रोहन ने आगे कहा, मेरे पास मूल वीडियो है। हीरे की हेराफेरी की रात वही गोदाम में गया था। उसने तुम पर दोष मढ़ने के लिए फुटेज को संपादित किया था। सूरज ने कांपते हुए फाइल पकड़ी, उसकी आंखें भर आईं। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे नफरत करते थे। रोहन ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें नर्म हो गईं। मैं तुमसे नफरत करता था, ये सच है, लेकिन नफरत का मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चाई से मुंह फेर लूं। इसके अलावा मैं अपनी मां को फिर से धोखा नहीं खाने दे सकता। उस पल में पहली बार रोहन और सूरज के बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, एक नाजुक बंधन बन गया था जो मीरा की रक्षा के लिए था। उस दिन से दोनों ने चुपचाप सहयोग किया। दिन में रोहन ने प्रकाश को संदेह न हो इसलिए अपना ठंडा रवैया बनाए रखा। रात में वो सूरज के साथ सिस्टम में डेटा की जांच करता, प्रकाश द्वारा कंपनी में हेरफेर करने के सबूत खोजता। कई रातें वे जागते रहे। सूरज अभी भी कंप्यूटर टाइप करने में अनाड़ी था। रोहन ने धैर्यपूर्वक उसे निर्देश दिए। हालांकि वे अभी भी पूरी तरह से दोस्त नहीं थे, लेकिन रोहन की आंखों में वो पहाड़ी लड़का अब सिर्फ एक मजदूर बच्चा नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति था जो प्यार और सम्मान की रक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश कर रहा था। इस बीच प्रकाश को नहीं पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसने अपनी योजना जारी रखी। अपने पुराने संबंधों का लाभ उठाते हुए प्रकाश ने ग्राहकों के बीच ये खबर फैलाई कि मीरा सूरज को कंपनी का प्रबंधन सौंपने की तैयारी कर रही है। उसने आगे कहा, आप ही सोचिए, एक 18 साल के पहाड़ी लड़के को अरबों का हीरा कारोबार सौंपने का क्या परिणाम होगा? बहुत देर होने से पहले पीछे हटना ही बेहतर है। ये अफवाह एक घातक छुरा की तरह थी। सबसे बड़े भागीदारों में से एक विदेशी कंपनी जिसने लंबे समय से हीरे के आयात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, ने एक तरफा समाप्ति की सूचना भेजी। शेयरधारक डगमगाने लगे और बाजार में फुसफुसाहट होने लगी कि लखनऊ का हीरा साम्राज्य ढहने वाला है। जब उसे ये जानकारी मिली तो मीरा बैठक कक्ष में गतिहीन बैठी रही।
उसके हाथ ठंडे पड़ गए। इतने सालों की मेहनत से बनाया गया साम्राज्य अब सिर्फ उसके प्यार के कारण। उसकी प्रतिष्ठा जड़ से हिल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प था। उसे कोई पछतावा नहीं था। उस रात सूरज घर लौटा और मीरा को अपने कार्यालय की मेज पर अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं। वो पास गया, अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। मैं और रोहन सच्चाई का पता लगा लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। ये साबित करूंगा कि आपने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की। मीरा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि सूरज ने रोहन को कैसे साथ काम करने के लिए मना लिया, लेकिन उसे विश्वास था कि जब परिवार एकजुट होना शुरू हो जाएगा तो कोई भी साजिश उसे नष्ट नहीं कर सकती। दूर प्रकाश अभी भी आत्मसंतुष्ट था, ये विश्वास करते हुए कि उसकी योजना जल्द ही सफल होगी। उसे नहीं पता था कि उसके हर कदम को रोहन और सूरज द्वारा देखा जा रहा है। सच्चाई को वापस पाने की लड़ाई करीब आ रही थी, और इस बार जो व्यक्ति कभी सत्ता में था उसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों में मीरा की कंपनी और भी गहरे संकट में डूब गई। एक बड़े ग्राहक के अनुबंध वापस लेने की अफवाह अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और घटना और भी भयंकर रूप से सामने आई। सोमवार की सुबह जब वित्त कर्मचारियों ने तिजोरी की जांच की तो उन्होंने पाया कि लगभग 2 करोड़ रुपए नकद गायब हैं। पूरी कंपनी तुरंत हिल गई और एक पूर्व नियोजित पटकथा की तरह सभी निगाहें फिर से सूरज पर टिक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, पिछली बार हीरे थे, अब नकद, क्या और कुछ बाकी है? मैंने कहा था ये लड़का सिर्फ लूटने के लिए है, मालकिन बहुत अंधी है। अराजकता के बीच प्रकाश ने दुखी होने का नाटक किया, लेकिन उसके शब्द व्यंग से भरे थे। मुझे ये कहते हुए बहुत खेद है, लेकिन मेरे और मालकिन के अलावा वित्त कक्ष की अतिरिक्त चाबी रखने वाला एकमात्र व्यक्ति सूरज है। माहौल घना हो गया। कर्मचारी जोर शोर से चर्चा करने लगे। कुछ शेयरधारकों ने तो मीरा को फोन करके कंपनी के सम्मान की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की। मीरा गतिहीन बैठी रही। उसकी आंखें आग उगल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। मुझे विश्वास नहीं है कि सूरज ने ऐसा किया है। मैं निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे सिस्टम की फिर से जांच करवाऊंगी। लेकिन उस पुष्टि ने केवल बाहर के तूफान को और भी मजबूत बना दिया। ऑनलाइन अखबारों ने तुरंत सुर्खियां बनाईं। हीरा कारोबारी लगातार गबन के संदेह के बावजूद अपने युवा पति का बचाव करती रहीं। मीरा की प्रतिष्ठा ढहने के कगार पर थी। उस शाम कार्यालय में प्रकाश ने अपनी बाहें बांध रखी थीं। उसकी आंखों में जीत थी। उसे विश्वास था कि कुछ ही दिनों में शेयरधारक एक साथ दबाव डालेंगे, मीरा को पद छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, या कम से कम उसकी सारी शक्ति छीन लेंगे। तब वो एकमात्र वफादार व्यक्ति उसकी जगह ले लेगा। लेकिन प्रकाश को नहीं पता था कि उसकी सभी गणनाएं रोहन की नजर में थीं। इतने दिनों की चुपचाप निगरानी के बाद रोहन ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे। असंशोधित मूल वीडियो, प्रकाश की भागीदारों के साथ गुप्त बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये साबित करने वाली डेटा फाइलें कि वही सिस्टम में हेरफेर करने वाला था। उस रात रोहन अपनी मां और सूरज से मिला। उसका चेहरा तनावपूर्ण था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मां, मेरे पास सबूत हैं। हीरे की हेराफेरी से लेकर अफवाहें फैलाने और इस नकदी की चोरी तक, इन सब के पीछे प्रकाश ही है। मीरा स्तब्ध रह गई, हैरान और भावुक दोनों। उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा उसका पक्ष लेगा। और सूरज, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उस पल में दोनों के बीच की गहरी खाई भर गई। वे अब प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सच्चाई को वापस पाने की लड़ाई में सहयोगी थे। अगले दिन जब कंपनी ने सभी शेयरधारकों और कर्मचारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक आयोजित की, तो प्रकाश आत्मविश्वास से पहली पंक्ति में बैठा था। उसने सोचा कि मीरा के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन अचानक रोहन खड़ा हो गया। उसकी आवाज स्पष्ट थी,
इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बैठक कक्ष में रोशनी मंद हो गई। बड़ी स्क्रीन पर एक स्पष्ट छवि दिखाई दी। ये प्रकाश था जो हीरे की हेराफेरी की रात गोदाम में चुपके से घुस रहा था। उसकी चाल और चेहरा अचूक थे। इसके बाद उसकी भागीदारों के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो वादा कर रहा था कि वो जल्द ही कंपनी पर कब्जा कर लेगा। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। शेयरधारक हैरान थे। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, ये मनगढ़ंत है। तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। लेकिन रोहन ने शांति से ये साबित करने वाली फाइलों का एक और बंडल पेश किया कि मूल डेटा को उसके द्वारा संपादित किया गया था। हर सबूत हथौड़े की तरह उसके सभी बहानों को तोड़ रहा था। मीरा अपने बेटे को देखती रही। आंसू बह निकले। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन रोहन उसकी और सूरज की रक्षा के लिए खड़ा होगा। उसने अपने युवा पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, देखा, अंत में सच्चाई सामने आ ही गई। इस बीच सूरज चुपचाप बैठा था। आंसू बह रहे थे। इतने लंबे समय से दबा हुआ सारा गुस्सा धुल गया। वो जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन न्याय का प्रकाश चमकना शुरू हो गया था। पहली पंक्ति में प्रकाश को ठंडा पसीना आ रहा था। उसका चेहरा सिकुड़ गया था। वो समझ गया था कि उसके आगे का रास्ता संकरा हो गया है और कानून का जाल उसके कदम रखने का इंतजार कर रहा है। शेयरधारकों की बैठक के बाद जब सबूत सार्वजनिक किए गए तो पूरी कंपनी हिल गई। प्रकाश, जो इतने सालों से एक वफादार सहायक के रूप में जाना जाता था, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया था। हालांकि वो अभी तक हार मानने को तैयार नहीं था। कर्मचारियों और शेयरधारकों की घृणास्पद नजरों के सामने प्रकाश ने फिर भी एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि कुछ वीडियो, कुछ डेटा फाइलें मुझे दोषी ठहराने के लिए काफी है? ये सब बनाया जा सकता है। कौन नहीं जानता कि श्रीमती मीरा हीरों की रानी हैं। वो जो चाहे सबूत बनवा सकती हैं। हो सकता है कि उसने अपने युवा पति की गलतियों को छिपाने के लिए मुझे दोषी ठहराने के लिए यह नाटक रचा हो। पूरा हॉल कानाफूसी करने लगा। प्रकाश ने जल्दी से मौके का फायदा उठाया। आग में और घी डालते हुए, सोचो, जब से ये लड़का कंपनी में आया है, पहले हीरे गायब हुए, फिर नकदी, और मैं 20 साल की सेवा में मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया। श्रीमती मीरा अपनी इज्जत बचाने के डर से इस लड़के को बचाने के लिए कहानियां गढ़ रही हैं। कुछ शेयरधारकों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर अनिश्चितता थी। हालांकि उनके मन में प्रकाश पर संदेह था, लेकिन वे इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि वो सच कह रहा है। व्यापार की दुनिया में पैसा लोगों को किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल बना देता है। मीरा चुपचाप बैठी रही। उसकी ठंडी निगाहें सीधे उस धोखेबाज पर टिकी थीं। वो समझती थी कि प्रकाश संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर इसे निर्णायक रूप से नहीं निपटाया गया तो कंपनी की प्रतिष्ठा अभी भी हिल सकती है। उसने धीरे से रोहन को सिर हिलाया और तुरंत रोहन ने और सबूत पेश किए। बैंक स्टेटमेंट की एक प्रति, जिसमें दिखाया गया था कि प्रकाश को हाल ही में कुछ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से लगातार रहस्यमय भुगतान मिल रहे थे। ये क्या है, श्री प्रकाश? रोहन ने एक मजबूत आवाज में पूछा। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी बचाव करने की कोशिश की। ये निजी परामर्श के लिए भुगतान है। क्या मुझे काम के घंटों के बाहर अतिरिक्त काम करने की अनुमति नहीं है? लेकिन ठीक उसी समय एक बड़ा शेयरधारक खड़ा हो गया, मेज पर हाथ पटकते हुए। बस करो, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारे पास कोई बाहरी अनुबंध हो। बहाने बनाना बंद करो। तनावपूर्ण माहौल अचानक टूट गया जब बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों का एक समूह अंदर आया। सबसे आगे वाले ने एक सम्मन दिखाया। हमें धोखाधड़ी, संपत्ति के गबन और कंपनी के सम्मान को बदनाम करने के व्यवहार के बारे में स्पष्ट सबूत के साथ एक शिकायत मिली है। श्री प्रकाश से जांच में सहयोग करने का अनुरोध है। सभी निगाहें उस पर टिक गईं। प्रकाश को पसीना आ रहा था। उसका चेहरा बदल गया। वो चिल्लाया, थोड़ी उम्मीद से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था।
क्या तुम सब इस जाल में विश्वास करते हो? मुझे फंसाया गया है श्रीमती मीरा। आप ही इसके पीछे हैं। आप ही मुझे इस लड़के की रक्षा के लिए बाहर निकालना चाहती हैं। लेकिन इस बार किसी ने भी उसका बचाव नहीं किया। कर्मचारियों ने तिरस्कार से सिर हिलाया। शेयरधारकों ने एक साथ अंत तक जांच की मांग की। मीला खड़ी हो गई। उसकी आवाज स्पष्ट थी लेकिन दर्द से भरी थी। पिछले 20 सालों से मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें परिवार की तरह माना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम धोखा दोगे। तुमने न केवल मुझे बल्कि इस पूरी कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस ने सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने प्रकाश को हथकड़ी लगा दी। वो संघर्ष करता रहा, गालियां देता रहा, लेकिन अब किसी ने परवाह नहीं की। वो छवि तेजी से बाहर फैल गई। तुरंत एक गर्म खबर बन गई। हीरा कारोबारी का लंबे समय से सहायक धोखाधड़ी और मालिक को फंसाने के संदेह में गिरफ्तार। उस शाम मीरा की हवेली में माहौल बिल्कुल अलग था। महीनों के तनाव के बाद एक शांतिपूर्ण, राहत भरी भावना फैल गई। सूरज अपनी पत्नी के बगल में बैठा था, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए, एक भावुक आवाज में, अगर रोहन भाई ना होते तो मैं शायद कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। मीरा ने अपने बेटे की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। धन्यवाद बेटा। रोहन, तुम्हारी वजह से मुझे लगा कि इस परिवार में अभी भी उम्मीद है। रोहन ने अपनी मां को देखा और फिर सूरज को। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैंने ये सब माफ करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि मां को फिर से किसी धोखेबाज का सामना न करना पड़े। लेकिन शायद मैं सूरज को हमेशा कम आंकने में गलत था। उस पल में उन 3 लोगों ने पहली बार एक वास्तविक परिवार की तरह महसूस किया। तूफान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक बंधन कस गया था। बाहर जनता की राय बदलने लगी थी। अखबारों ने प्रकाश की गिरफ्तारी के बारे में खबरें छापीं, ये पुष्टि करते हुए कि सूरज पूरे समय निर्दोष था। लोग उस पहाड़ी लड़के को एक अलग नजर से देखने लगे। अब सिर्फ मालकिन का युवा पति नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जो जनता की राय के तूफानों के बीच दृढ़ता से खड़ा रहा। प्रकाश की गिरफ्तारी की खबर जल्द ही हर अखबार में एक गर्म विषय बन गई। पहले सूरज का मजाक उड़ाने वाली सनसनीखेज सुर्खियां अब अलग शब्दों से बदल दी गईं। हीरा कारोबारी का लंबे समय से सहायक मालिक को फंसाता है। युवा पहाड़ी पति महीनों की बदनामी के बाद बरी। जनता की राय बदलने लगी। कई लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब प्रशंसा महसूस करने लगे, क्योंकि शायद ही कोई इतने कठोर तूफानों का सामना कर सकता था और फिर भी डटा रहता। कंपनी में भी माहौल धीरे धीरे बदल गया। जो कर्मचारी पहले कानाफूसी करते थे अब सूरज को देखकर शर्मिंदा महसूस करते थे। कुछ ने सीधे आकर माफी मांगी। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा, उम्मीद है तुम माफ कर दोगे। सूरज केवल मुस्कुराकर सिर हिलाता था। उसके दिल में महत्वपूर्ण बात बदला लेना नहीं, बल्कि खुले तौर पर पारदर्शी रूप से बिना किसी तिरस्कार के जीना था। रोहन भी स्पष्ट रूप से बदल गया था। अगर पहले वो हर बार घर आने पर ठंडा रवैया अपनाता था, तो अब वो स्वतः रूप से खाने की मेज पर बैठता था। एक शाम जब मीरा खाना परोस रही थी, रोहन ने सूरज की ओर देखा। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन अब कड़वी नहीं थी। मैं तुम्हें एक अवसरवादी मानने में गलत था। सच तो यह है कि अगर तुम्हारे पास इच्छा शक्ति ना होती तो तुम इतने तूफानों का सामना नहीं कर पाते। मुझे खेद है। एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। सूरज ने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में भावना चमक रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उसे कभी दुश्मन मानता था अब मुझे खेद है कहेगा। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं आपको दोष नहीं देता। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि एक दिन आप विश्वास कर सकें कि मैं सच में श्रीमती मीरा से प्यार करता हूं। मीरा पास में बैठी थी। आंसू बह निकले। वो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो पल जब उसका बेटा और पति एक ही मेज पर बैठ सकते थे, अब 2 अलग अलग पक्षों में नहीं। जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए मीरा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं खड़ी थी। मंच पर 3 लोग, मीरा,
रोहन और सूरज एक साथ दिखाई दिए। उस छवि ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी। मीरा ने पहले कहा, मैं एक बार फिर पुष्टि करना चाहती हूं, पहले की सभी अफवाहें एक साजिश थीं। आज मैं और मेरा परिवार यहां न केवल सूरज को बरी करने के लिए खड़े हैं, बल्कि ये दिखाने के लिए भी कि हम सभी तूफानों के बावजूद एक साथ खड़े रहेंगे। फिर रोहन मंच पर आया। उसकी आवाज मजबूत थी। मैंने इस शादी का विरोध किया था, बहुत तीखे रूप से, लेकिन इन सब के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। वो न केवल मेरी मां का पति है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास वास्तव में हिम्मत है। अब से मैं अपनी मां और उसके साथ इस कंपनी की रक्षा करूंगा। पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कई पत्रकारों ने सिर हिलाया। कैमरे लगातार उन 3 लोगों की तस्वीर खींच रहे थे जो एक साथ खड़े थे। तूफान के बाद एकता का प्रतीक। जनता की राय तुरंत और मजबूती से बदल गई। मंचों पर मजाक उड़ाने के बजाय लोगों ने लिखा, तो वो प्यार सच्चा था। मैं उस पहाड़ी लड़के की इच्छा शक्ति का सम्मान करता हूं। एक महिला जो अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखती है, और एक परिवार जो पूर्वाग्रहों को दूर करना जानता है। यही वो चीज है जो सम्मान के योग्य है। सूरज के लिए ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ हट गया हो। अब कोई तिरस्कारपूर्ण निगाहें नहीं थीं, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। अब जब वो मीरा के साथ बाहर निकलता तो वो अपना सिर ऊंचा रख सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की शाम रोशनी से जगमगाती हवेली में मीरा ने अपने पति और बेटे को एक साथ बात करते देखा। उसका दिल पहले कभी इतना गर्मजोशी से नहीं भरा था। उसने धीरे से कहा, आखिरकार मेरे पास एक असली परिवार है। सूरज ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराया। रोहन भी मुस्कुराया, एक दुर्लभ लेकिन सच्ची मुस्कान। तूफान पीछे हटना शुरू हो गया था। उस शांति के लिए जगह बना रहा था जिसके वे हकदार थे। बाहर लखनऊ की हवा अभी भी बह रही थी, नई अफवाहें लेकर, लेकिन इस बार वे ताने नहीं थे, बल्कि एक ऐसे प्यार के लिए प्रशंसा थी जिसे कभी अजीब माना जाता था, जिसने अब दृढ़ता और ईमानदारी से अपनी कीमत साबित कर दी थी। सभी तूफानों के बाद जब सम्मान बहाल हो गया, तो मीरा और सूरज ने विलासिता में आराम करना नहीं चुना। वे दोनों समझते थे कि उनका प्यार तभी सार्थक होगा जब इसे समुदाय के साथ साझा किया जाएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो कभी सूरज की तरह थे, गरीब, वंचित और जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था। एक सुबह मीरा ने अपने युवा पति और बेटे रोहन के साथ पूरी कंपनी के साथ एक बैठक आयोजित की। शेयरधारकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में मीरा ने बसंत छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की घोषणा की। एक कोष जो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के गरीब छात्रों के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए था। मीरा ने भावुक होकर कहा, मैं कभी एक गरीब बच्ची थी जिसे अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ा। सूरज भी वैसा ही था। उसने अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसीलिए हम अन्य बच्चों के लिए परिस्थितियां बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें उस कठिन रास्ते को दोहराना ना पड़े। रोहन ने स्पष्ट आवाज में आगे कहा, यह कोष न केवल मां और सूरज की इच्छा है, बल्कि मेरी भी है। मेरे परिवार ने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मूल्य हीरा या पैसा नहीं है, बल्कि दया और परोपकार है। उन शब्दों ने पूरे हॉल को कुछ सेकंड के लिए चुप करा दिया, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन 3 लोगों की छवि, एक साहसी मां, एक दृढ़ पहाड़ी लड़का और एक बेटा जो कभी विरोध करता था और अब साथ खड़ा है, लखनऊ की हीरा कंपनी का एक नया प्रतीक बन गया। केवल वादों पर न रुकते हुए मीरा और सूरज सीधे पहाड़ी क्षेत्रों में गए और पहला छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया। उस दिन गांव में उत्सव का माहौल था। पहाड़ी समुदाय के लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। उनके चेहरे पर खुशी थी जब उन्होंने उपहार और छात्रवृत्तियां प्राप्त की जो उन्हें स्कूल जाने में मदद करेंगी। सूरज ने बच्चों को देखा और अपने बचपन की छवि देखी। मासूम आंखें, लेकिन हमेशा इस बात की चिंता कि कल उन्हें अपने माता पिता की मदद के लिए स्कूल छोड़ना पड़ेगा।
अब वो उन्हें वो दे सकता था जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की थी। सूरज के बूढ़े पिता भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। तुमने वो कर दिखाया जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मुझे विश्वास है कि दुनिया भी समझेगी। तुम्हारा प्यार कोई गलती नहीं है, बल्कि एक चमत्कार है। मीरा पास में खड़ी थी, अपने पति का हाथ कसकर पकड़े हुए। उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए चमकदार हीरों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस पल में बच्चों की मुस्कान ही सबसे कीमती चीज थी। शहर लौटकर मीरा और सूरज की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बदल गई थी। वे अब मजाक का पात्र बनने वाले अजीब जोड़े नहीं थे, बल्कि साहस और मानवता के प्रतीक बन गए थे। अखबारों ने उनके बारे में सम्मान के साथ लिखा, पूर्वाग्रहों से परे प्यार, तूफानों से साझा करने की यात्रा तक। गर्मजोशी से जगमगाती हवेली में परिवार के भोजन अब हंसी से भरे थे। रोहन और सूरज बैठकर बात कर सकते थे, काम पर चर्चा कर सकते थे और यहां तक कि छात्रवृत्ति कोष का विस्तार करने की योजनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते थे। मीरा चुपचाप उन दो पुरुषों को देखती रही, एक उसका अपना बेटा, दूसरा उसका युवा पति, जिन्होंने आखिरकार एक आम जमीन पाली थी। उसका दिल शांतिपूर्ण खुशी से भर गया था। उस रात जब लखनऊ शहर धीरे धीरे सो रहा था, मीरा ने धीरे से खुद से कहा, आखिरकार खुशी दुनिया को चुप कराने से नहीं आती, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार रहने, प्यार करने और देने की हिम्मत करने से आती है। और इस तरह लखनऊ को हिला देने वाली कहानी एक खूबसूरत अंत के साथ समाप्त हुई। अच्छे लोगों को शांति मिली, बुरे को सजा मिली और तूफान के बीच से एक नई मानवीय यात्रा शुरू हुई। लखनऊ को हिला देने वाली कहानी आखिरकार टूटने के साथ समाप्त नहीं हुई, जैसा कि जनता ने कभी अनुमान लगाया था, बल्कि एक गर्मजोशी भरे मानवीय अंत के साथ, तिरस्कारपूर्ण नजरों से, उपहासपूर्ण शब्दों से, शातिर साजिशों और व्यापार के तूफानों से मीरा और सूरज ने एक साथ सब कुछ पार कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि खुशी दुनिया की नजरों में पूर्णता नहीं है, बल्कि अपने दिल के प्रति ईमानदार रहने का एक साहसी विकल्प है। वो महिला जिसने अकेलेपन और धोखे का अनुभव किया था, लगभग आधी जिंदगी के बाद आखिरकार एक ईमानदार पहाड़ी लड़के के साथ शांति पाई। और सूरज एक गरीब पहाड़ी लड़के से, जिसे सोने की खान कहकर अपमानित किया गया था, निर्धैर्यपूर्वक सीखा, अपने हाथों और आत्मसम्मान पर खड़ा होकर यह साबित किया कि उसका प्यार शुद्ध और मजबूत था। रोहन, वो बेटा जिसने तीखे रूप से विरोध किया था, आखिरकार जागा। उसने सहिष्णुता का पाठ सीखा, लोगों को उनके दिल से आंकने का, न कि केवल पूर्वाग्रहों से। प्रकाश जैसे बुरे लोग जिन्होंने कभी हेरफेर किया, जाल बिछाया और लगा कि वे जीत गए हैं, को भी कानून के सामने कीमत चुकानी पड़ी। सच्चाई को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन न्याय और विवेक का प्रकाश हमेशा चमकेगा। इस कहानी का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि शादी में और जीवन में महत्वपूर्ण बात उम्र, हैसियत या पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि ईमानदारी, जिम्मेदारी और एक दूसरे की रक्षा करने का साहस है। अच्छे लोग भले ही वे एक चक्करदार रास्ता अपनाएं, उनका अंत सुखद होगा। बुरे लोग चाहे वे कितनी भी गणना करें, अंततः उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। और फिर इन सब के बाद जनता, जो कभी कठोर कभी सख्त थी, को भी एक सच्चे प्यार की दृढ़ता के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि जब मानव हृदय पर्याप्त रूप से शुद्ध और दृढ़ होता है तो कोई भी हथौड़ा उसे तोड़ नहीं सकता। कहानी समाप्त होती है, लेकिन सबक अभी भी मान्य है। अपने प्रति ईमानदार रहें, सामाजिक पूर्वाग्रहों को अपनी खुशी छीनने न दें। विश्वास रखें कि अच्छे लोगों को हमेशा शांति मिलती है और बुरे लोगों को जल्द ही या बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। आप सब कहां से हैं? आपका नाम क्या है? आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें बताएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी है तो उसे सबके साथ जरूर साझा करें। हम सब सुनना पसंद करेंगे।